चलिए, तो बिल्कुल ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन विदेशी बाजार में जिस तरह का ट्रेंड नजर आया, यहाँ पर कह सकते हैं कि मिले जुले स्टांस यूएस मार्केट्स में देखने को मिला। एशियाई बाजार की कमजोरी के साथ शुरुआत डेट सीलिंग को लेकर जो फाइनल फ्लोर वोटिंग होने वाली उससे ठीक पहले कॉन्शियस है मार्केट्स ग्लोबल। अजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड मानसी। देखिए, यूएस मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। इस समय इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से थोड़ा सा ना डीकपल होकर चल रहे हैं, तो यूएस मार्केट के क्यूज को बहुत क्लोजली रीड नहीं करते हैं, सिवाय ऑफ कोर्स वो जो सहमति बन गई थी डेट सीलिंग पे, उसके बाद तो पूरा वर्ल्ड में रैली आया था। बिल्कुल। देखिए, और दूसरा, इस समय कोई बहुत इकोनॉमिक डेटा भी नहीं आ रहा है, तो प्रोग्रेस को हस्ताक्षर हो जाए पक्के डेट सीलिंग के ऊपर, ये बाजार एक राह देख रहा है। यूएस से एक यही बड़ा क्यू है। अदरवाइज अगर आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स के ऊपर मैंने नजर रखी है। यूएस में न जाने क्यों डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स दोनों, मनी मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हो गए इस समय। यील्ड्स भी थोड़ी थोड़ी 10-11 बेसिस पॉइंट रात में चढ़ी थी। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 104 के करीब है। ये देखिए, ये एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट के लिए जनरली तो अच्छा साइन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसे रैली कर रहे हैं यानी डीप कपल हो गए। ये अदरवाइज अगर देखा जाए आइसोलेशन में तो अच्छा साइन नहीं है, ये कॉशन का साइन है यूएस मार्केट्स में, मनी मार्केट में यूएस के। दूसरी बात, एशिया से बहुत डेटा आएगा। चाइना का डेटा कमजोर है, मैं नजर रखिए आप। चाइनीज सेंट्रल बैंक और स्टिमुलस की बात कर रहा है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक का इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा आएगा, उस पर नजर रहेगी। लेकिन जिस्ट यही है कुल मिला के कि इंडियन मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स इस समय यूएस मार्केट से थोड़ा डीकपल होकर चल रहे हैं। वहां सुस्ती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमजोरी है, लेकिन यूएस मार्केट में सुस्ती है और कॉशन दिख रहा है डॉलर इंडेक्स और आपकी यील्ड की रैली में, लेकिन उसका कुछ खास असर अभी भारतीय मार्केट्स पे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो मार्केट्स मस्त मगन है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, अपनी धुन में चलता हूँ वाली बात है। चले, तो ग्लोबल मार्केट्स में तो सुस्ती है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जो चुस्ती बनी हुई है, क्या कोई रेजिस्टेंस हो सकता है? अब इतना हम चल चुके हैं अजय, 18,600 18,700 के पास अब जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन तो दिख रहा है। देखिए, मेरा यही सवाल था। कल मैं शाम को एक बहुत बड़े फैमिली ऑफिस से, कॉर्पोरेट हाउस के फैमिली ऑफिस हेड से बात कर रहा था, जो कुछ नहीं तो 30-40,000 करोड़ मैनेज करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अजय, मेरा व्यू ये था कि शायद 18,500 के आसपास, 18,500 के आसपास हमारी रैली एग्जॉस्ट होगी, बट खास तौर पे दिख नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स हैं जो नीचे के लेवल से 16,800, 17 या 17,500 के बीच में राइड कर रहे हैं। सो हो सकता है कि बाजार कंसोलिडेट करे यहाँ पे, और कंसोलिडेट करके हेल्दी हो रहा है बाजार। अगर आप देखिए कल की क्लोजिंग देखिए, हम 18,600 को पार करके वहां बैठे हुए हैं। तो जितना समय हमने 18,400 18,500 वाले एरिया को क्रॉस करने में लगाया, करीब 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन लग गए। अब हम 18,600 के पार बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समय बिताना एक्चुअली मजबूती का साइन है। अगर हम यहाँ थोड़ा समय बिताते हैं, यहाँ से गिव अप नहीं करते बहुत गेंस, थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं और फिर हम वो छलांग लगाते हैं 18,886 जो हमारी ऑल टाइम हाई है, जो अभी भी 280 पॉइंट करीब 1.5-2% दूर है, उसकी वो छलांग के लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और यहाँ पे समय बिताना। तो ये जो डिप्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली अच्छे साइन है। दूसरा, बहुत सारे लोग मिस किए हैं रैली को, उनके लिए भी पुल बैक्स ये एक्चुअली अच्छा एंट्री पॉइंट देते हैं। तो मेरे हिसाब से 18,500 का जो मजबूत सपोर्ट है वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। हो सकता है बाजार यहाँ 100-150 पॉइंट समय बिताए। कल का इंटरडे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लेके आई डायरेक्टर साहब। एक उसके अंदर सीख है, इंटरडे 40-45 पॉइंट निफ्टी रिकवर होकर लास्ट आवर में बंद हुआ डेज हाई पे। सिमिलरली बैंक निफ्टी को लेकर आई 200 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ, 44,500 के करीब आ गए हम। ये देखिए, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा, तो रिकवरी ऑन लोज तो आ रही है और इस समय आपको 70 पॉइंट का एसजीएक्स निफ्टी गैप दिखा रहा है। तो उम्मीद ये है कि सेकेंड हाफ में बाजार सुधरेगा। आपको लीडरशिप बैंक्स दिख रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आईटी में आपको मायूसी दिख रही है इस समय, प्रॉफिट बुकिंग देखिए। दो हिस्से बाजार के जरूर नजर रखिए, ऑटो और फार्मा। इनमें एक तो है रेट सेंसिटिव हाई बीटा, दूसरा है डिफेंसिव, लेकिन दोनों में आपको बाइंग आ रही है। और बिंदु कल देखिए, आप ऑटो स्टॉक्स कल भी चलते हुए नजर आए थे। आज मैनकाइंड का नंबर बहुत अच्छा है, तो ये पॉकेट्स अच्छी हैं। और मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में आप नजर रखिए सीमेंट स्टॉक्स पे। तो एक बहुत वाइब्रेंट मार्केट है। अगर एडवांस डिक्लाइन देखें, कोई कमजोरी वहां पे बहुत ज्यादा नजर नहीं आई। सिर्फ बेंचमार्क्स पे अगर आप गेम खेलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज वो पावरफुल मूव्स नहीं मिल रहे जो अभी मिले थे। और क्योंकि इतनी जल्दी मिल के चुका है, अब बैक टू बैक तो नहीं होगा, तो थोड़ा सा यहाँ बाजार का संभलना, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाइए। यही एक सीख है कि भाई जब तेजी में चलता हुआ मार्केट है तो बुक करके क्यों साइड में बैठे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस लिए होता है? इसीलिए तो होता है। लेकिन आप कल एक और देखिए बात कि पावर शेयर में आरईसी पीएफसी
हमने आपको पिछले हफ्ते प्रशांत जैन की कमेंट्री सुनवाई और आपको टॉपिक्स भी दिलवाए थे, और इस हफ्ते की आरईसी, पीएफसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आ रही है। वहां भी बाजार का रुझान है, मैं आपकी नजर वहां भी डलवाना चाहूंगा। तो बाजार में पुल बैक में एंट्री का रुझान में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन डिब्बी हमारे साथ है और वो बताएंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या चल रहा है। डिब्बी, बाजार में एक तरफ तो लिक्विडिटी की जबरदस्त कमी नहीं है, एकदम ओवरफ्लो कर रही है, तो बाजार सपोर्ट है, लेकिन एफएनओ का डेटा क्या बताता है, किससे लेवल्स पे काम हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में? देखिए, जब लिक्विडिटी अजय आती है मार्केट के अंदर, आपको भी अच्छे से पता है, आपने कई साल से मार्केट देख रहे हैं, तो फिर बाजार किसी चीज को फॉलो नहीं करता, वो लिक्विडिटी के बहाव में बह जाता है। कुछ कुछ वैसे ही आज भी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ये लिक्विडिटी लेड रैली है और इसलिए हर डिप पे बाइंग होती है, किसी भी रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया जाता। खैर, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके जहन में डालना चाहूँगा, आपके सामने रखूंगा। कल भी आपने एक हमारे पॉइंट को नोटिस किया होगा कि मार्केट के लिए हमने ये बात रखी थी कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। कल आपने 12, साढ़े 12, 1 बजे तक को मार्केट को इतना डल देखा कि 4 पॉइंट भी मार्केट नहीं हिल रहा था। आज कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और है मेरे पास बताने के लिए, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी पे आते हैं पहले। 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, इसका मतलब कल ताज़ा खरीदारी हुई है और कल पार्टिसिपेशन फिर से बढ़ा है। इसके सारे पॉइंट्स नोटिस करते चलिएगा। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें बताऊंगा। 85 पॉइंट का प्रीमियम है। उत्साह जो है ना एक लेवल का थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी भी वो उत्साह कम नहीं हो रहा है। कल जब मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव हो गया था और डेज हाई पे हमने क्लोज किया, ये उत्साह एक और चरम पे पहुंचता हुआ दिखा आपको। आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। यहाँ पे करीब 1.5% का ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट क्यों बताता हूँ? ओपन इंटरेस्ट फोर्स बताता है कि हम किस फोर्स के साथ चल रहे हैं। ये जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी मार्केट के अंदर। तो परसों कुछ नहीं था, कल हुआ है, तो इसलिए मैं आपके सामने नोटिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी ताजा खरीदारी हुई है। इससे पहले तक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन कल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 60 पॉइंट का प्रीमियम है। सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी तो ये 60 पॉइंट का प्रीमियम नहीं था। आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, वो 1.3 के आसपास आ चुके निफ्टी बैंक निफ्टी के। आपके मन में और सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाजार ओवरबोट हो गया कि नहीं हुआ, तो पीसीआर कहता है अभी नहीं हुआ। वो 1.5 के ऊपर जाने पर ओवरबोट होगा, अभी भी गुंजाइश बाकी है। आप जो देख पा रहे हैं, विक्स आपको कुछ नहीं कर रहा। मैंने आपको कई बार ये बताया कि लेके 13.5 का विक्स का कोई मतलब नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इसमें जिस्ट छुपा है। जिस्ट क्या है? वो एफआई का आंकड़ा है। आप कल देखेंगे 17,000 करोड़ रुपए की सेलिंग इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर हुई है और उससे पहले 11,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। 2 दिन के अंदर 28,000 करोड़ रुपए की सेलिंग ऑप्शंस के अंदर हो चुकी है। यही एक पॉइंट है जहां से यह पता लगता है कि मार्केट को एक डिप की जरूरत है। और आज जो आप एसजीएक्स निफ्टी देख पा रहे हैं ना, ये वही डिप वाला काम करेगा। मार्केट के पास एक पक्का बेस है 18,500, बैंक निफ्टी का 44,000 एक पक्का बेस है। ये हमको ऑप्शंस के डाटा से पता लगा है। एक मैं पॉइंट आपको और ऑप्शंस का डाटा बता देता हूं, फिर मैं यहां पे रोकूंगा अपने आप को। वो ये है कि एट द मनी कॉल, जहां पे खड़े हो वहां की कॉल्स तो काफी एक्टिव है, लेकिन ऊपर की कॉल्स पे अगर आप चेक करोगे तो वहां पे डाटा काफी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए आपको एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है। एफ&ओ का डाटा ये बता रहा है कि आज एसजीएक्स निफ्टी वो आपकी कमी पूरी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखा जाए। 18,000, 450, 500 एक अहम सपोर्ट एरिया है और 44,000 एक सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के लिए। कल जो एफआईज ने कामकाज किया, फ्यूचर्स कॉल खरीदी हैं, कल उन्होंने पुटे थोड़ी और बेची हैं, और अगर रिटेल के हिसाब से देखा जाए तो कल उन्होंने थोड़ा बहुत फ्यूचर्स वगैरह को बेचा है। एफएनओ की पोजीशनिंग यहाँ पर आपने समझी और ट्रेंड जो है वो फ्रेश लॉन्ग्स का, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इस वक्त तो नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात या क्रक्स इस डेटा का ये है कि एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग पिछले 6 दिनों में और साथ ही रिटेल की लॉन्ग होल्डिंग पिछले 6 दिनों में देखेंगे तो क्रमानुसार परसेंटेज वाइज हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट संतोष मीना और सुमित मूलचंदानी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों की तरफ स्ट्रैटेजी के लिए आएंगे, लेकिन डिम्पी, एफएनओ स्टॉक एक्टिविटी क्या है, कौन से शेयर्स हैं, क्योंकि काफी सारी एक्टिविटी, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस पिछले दिनों हैं, इस वक्त तो एमएससीआई रिजिक भी है जिस पर नजर रखनी होगी। देखिए, थोड़ा बहुत आप पावर स्टॉक्स की भी चर्चा कर रहे थे अजय। पावर स्टॉक्स के अंदर कल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप बना है और इस सीरीज की शुरुआत में या एंड में बनेगा, हमेशा नोटिस किया जाएगा।
ये सीरीज की शुरुआत में हो रहा है। आरईसी, पीएफसी डेज हाई पे क्लोज करके गए। कुछ मिड कैप बैंकिंग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आरबीएल बैंक उसमें से एक है। कल फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहां पे बनी है। ये सारे के सारे शेयर्स आज भी नोटिसेबल होंगे। अब आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। वहां देखेंगे आप थोड़े फाइनेंस वाले शेयर्स काफी एक्टिव हैं। एचडीएफसी एएमसी हमने निकाल के रखा आपके लिए। एमसीएक्स है उसके अंदर। ये दो शेयर होंगे जो ज्यादा नोटिस किए जाएंगे। जहां पर आपको थोड़ा दूर रहना है ना, वो मेटल से रहना है। कल आपको गौतम शाह की बात भी ध्यान होगी, वो भी मेटल्स को लेकर कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं थे। कल आप देखेंगे वेदांता टूटा है और इसके अलावा बीएचईएल के अंदर भी कमजोरी आई है। ये कुछ अनवाइंडिंग के ट्रेड है। तो ये कुछ आज के सौदे हैं जिस पे आप ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। कल से हम आपके लिए कुछ ब्रेकआउट के कैंडिडेट्स भी लेके आएंगे ताकि आपको पता लग पाए ये एफ&ओ का दो शेयर है, इस पे आपका अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जुड़ रहे हैं और संतोष मीना भी हैं। सुमित, मैं आपसे शुरुआत चाहूंगा। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या ट्रेड बन रहा है आपका? हाय, गुड मॉर्निंग अजय। तो जैसे कि आपने भी अभी बोला कि एक कंसोलिडेशन है, लेकिन अभी भी मैं एक नेगेटिव मार्केट में व्यूज नहीं देख रहा हूं। तो बिल्कुल मेरी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की तो स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन एक एग्रेसिव शॉर्ट मुझे अभी भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। जैसे कि काफी सारे मार्केट्स में बोल रहे हैं कि अभी ये सुस्ता गया है, मार्केट गिर सकता है। तो मेजरली मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा जो नीचे गैप है जो वीकेंड पे बना था, मंडे गैप अप हुआ था, तो मेजरली मुझे लग रहा है वो फिलिंग के लिए एक बार नीचे स्पॉट लेवल पे 18,500 तक मार्केट आ सकता है। लेकिन उससे नीचे अभी भी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे ये इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा। तो 18,500 के नीचे 18,450 के नीचे हाँ अगर लेकिन मार्केट टिक रहा है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वीकनेस आ सकती है। अपसाइड में मुझे रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो है 18,700। तो रेजिस्टेंस फिलहाल एक ही अगर क्रॉस हो रहा है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो अपसाइड में हमको दिख रहा है कि 44,600 और 45,000 ये दो रेजिस्टेंस आ सकते हैं, क्योंकि न्यू लाइफ टाइम आई है। किस तरह से ओवाई शिफ्ट हो रहा है, तो टेक्निकली मुझे 44,600 स्पॉट लेवल पे ज्यादा ध्यान रखना है। डाउन साइड में जो गैप अभी भी बात हुआ वही का वही सेम, और 44,000 साइकोलॉजिकल एज पर द ओवाई ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, ठीक है। तो ये तो निफ्टी पर व्यू रहा सुमित मूलचंदानी का। एक बार संतोष से भी समझते हैं, संतोष क्या रीड कर रहे हैं। संतोष तो ग्लोबल मार्केट को भी कंसोलिडेट करके अपना व्यू बताते हैं। बताइए संतोष, हम बात कर रहे हैं कि डीकपल्ड है इंडियन मार्केट्स कंप्लीटली, लेकिन क्या एक रेजिस्टेंस बैंड दिख रहा है आपको ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। 2 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है। एफआईएस की तरफ से बाइंग चल रही है, ऑप्शन का डेटा भी बुलिश है। बट मुझे यहाँ पे अब थोड़ा सा कंफर्ट नजर नहीं आ रहा है। टेक्निकली हम एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन में 18,633 से 696 राउंड फिगर 18,640 टू 700 का जो एरिया है वो क्रिटिकल सप्लाई जोन है। और आज एसजीएक्स निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, तो आज नॉर्मली हम गैप डाउन को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। होल्ड करिए। और अगर आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नॉर्मली होता है कि अगर ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रेंथ का है तो पहला डिप बाइंग होता है, लेकिन फिर सेकंड डिप आता है और सेकंड डिप में अगर बाइंग नहीं आती तो फिर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है। तो मैं देखूंगा 10 बजे के बाद अगर मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता है तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है 18,700 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट भी कर सकते हैं। 18,575 2 दिन से वही लो है। 575 टूटता है तो फिर 450 से 400 नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। वो टूटता है तो 18,300 जो 20 डे मूविंग एवरेज है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी 14,500 का एक हर्डल है, लेकिन कल पुट राइटर 14,500 पर भी आ गए। उनको लग रहा है कि शायद आज भी तेजी रहेगी, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। तो अगर इन केस ये 4,500 के पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं तो शायद प्रेशर भी आ सकता है। तो वैसे तो होल्ड की सलाह है, लेकिन मैं बाइंग साइड के फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कभी भी एक रिस्क या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ग्लोबल मार्केट में भी आप देखो तो धीरे धीरे एशियन मार्केट्स में प्रेशर नजर आ रहा है। जो चाइना वगैरह से डेटा भी आ रहे हो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। व्यू है, बेरिश तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट बाजार खुलने के साथ वॉच लिस्ट में रखना चाहेंगे इंडेक्सेस को, ये मानना है संतोष का। सुमित और संतोष, आप दोनों से आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी हम जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ निकुंज डालमिया भी जुड़ गए हैं। उनसे बाजार फ्रंट का रुख समझते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। वैसे तो यूएस मार्केट्स में फाइनल फ्लोर वोटिंग से ठीक पहले कॉशियस ट्रेंड है, लेकिन अभी हम यही बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक मार्केट से डीकपल हो चुके हैं इस वक्त।
ये डेट सीलिंग उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। डेट सीलिंग में जो हो रहा है उससे आई एम सरप्राइज दैट व्हाई एवरीबडी इज डिस्कसिंग डेट सीलिंग। एक नो इवेंट पहले भी था और मुझे लगता है अभी भी वो नो इवेंट है। मार्केट उसके पहले में नहीं था। नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया है। अब नैस्डैक एक 52 वीक हाई की तरफ चल रहा है। तो आई थिंक टू कनेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ डेट सीलिंग अर्लियर एंड टू कनेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ डेट सीलिंग लेटर ऑल्सो मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर बात करें, कल भी हमने देखा लगातार 4th स्ट्रेट सेशन जबकि बाजार जो है परफॉर्म कर रहे थे, तो विपरीत चाल है अपनी मस्त मगन चाल में भारतीय बाजार चल रहा है। पर मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं मानसी। हम कई समय से बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो समर रैली 2023 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो मुझे नहीं लगता भी ख़त्म हुई है। फ्लोज इस समय ठीक ठाक, फ्लोज इस समय बढ़िया है, अर्निंग्स इस समय बढ़िया है, क्रूड प्राइसेस गिर चुके हैं, ग्लोबली भी जो माहौल है डर का नहीं है। भले ही वो नैस्डैक के अंदर बिग टेक कंपनीज हो, भले एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज हो, मार्केट के अंदर इस समय रिस्क को लेकर के या इक्विटीज़ को लेकर के, एक एसेट क्लास को लेकर के इस समय उत्साह चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट के फैक्टर्स इस समय हैं वह मुझे लग रहा है कि मार्केट मजबूत रहेगा। जो कंसर्न है वह निफ्टी के लिए यह है कि भाई रिलायंस नहीं चला है, इन्फोसिस नहीं चल रहा है और एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है। बहुत रेयर होता है कि ये 3 स्टॉक से कितनी बड़ी रैली में नहीं चलें। तो वह एक मार्केट के लिए कंसर्न ज़रूर है इस समय कि मार्केट के जो 3 बड़े दिग्गज स्टॉक हैं जिसे हम त्रिमूर्ति स्टॉक बोलते हैं, 20% वेटेज है उनके अंदर, वह इस समय नहीं चल रहा है। निकुंज, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र, जैसे एविएशन में बात करें तो ये अपना इंडिगो जो है सबको हैरान करने वाली उड़ान भर रहा है, ऑलमोस्ट 2400 के आसपास आ गया है। उस पर आपकी क्या राय है इस समय? पर अजय एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना, हमने बोला था वैसा वाला स्टॉक है। कई समय से हम इंडिगो की बात कर चुके हैं। देखिए मार्केट में आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं, आप एक मार्केट में आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं, मगर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि स्टॉक कब चलेगा। इंडिगो का इस समय जो अगर एविएशन सेक्टर का आप टेम्पलेट देखें तो इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गो एयर हमें पता है खटाई में है, स्पाइस जेट भी समस्या में है। टाटा जिस प्रकार से स्केल अप करना चाहते थे कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज इस समय जो एयरप्लेन्स हैं उनकी जो डिलीवरी इसमें डिले आ रहा है। अकासा ने फ्लाइट चालू करी थी मगर जब से उड़ान उन्होंने लंबी नहीं भरी है बिकॉज उनके पास भी इस समय कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट शेयर डोमिनेंस इस समय एविएशन सेक्टर के अंदर है वो इंडिगो के पास है। क्रूड की प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। तीसरा, जब आप देखते हैं कि दूसरे एयरलाइंस के अंदर अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो जो मैन पावर कॉस्ट होती है वो मैन पावर कॉस्ट हमेशा नीचे आ जाती है। और इसके अंदर प्रमोटर जो थे वो सेलिंग कर रहे थे और अभी हमें पता है कि वो शायद 2 महीने तक और सेलिंग नहीं करेंगे। कहीं मैं सुमित मुझे बता रहे थे कि कहीं पर एक ऑफिशियल इंटीमेशन है। तो अगले 2 महीने के लिए आप ये देखिए, समर सीजन, क्रूड में मंदी, गो एयर की वजह से जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और क्योंकि एक प्रमोटर हमें पता है कि जो प्रमोटर में जो झगड़े हुए थे, एक प्रमोटर इस समय अपनी सेलिंग करके रिड्यूस कर रहा है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट भी रहेगी। तो एक कंजम्पशन बेट है। मैं वीकेंड पर एक फैमिली कमिटमेंट के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो जब गए थे पूरी फ्लाइट फुल थी, जब आए थे पूरी फुल थी। उन्होंने इतना बोला कि भाई केबिन लगेज आपका इतना फुल है कि हम जो आपका केबिन बैग है हम कार्गो में डालेंगे बिकॉज पूरी की पूरी फ्लाइट हमारी फुल है। तो आप देखिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं। राइट। लेकिन जब भी आप जो बात कर रहे थे ना, निफ्टी में 3 स्टॉक्स है वो ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो सेक्टर्स चल रहे हैं क्या उन्हीं पर बेट करते रहे? लाइक फॉर दैट मैटर ऑटो में और इनफैक्ट अच्छे अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। टाटा मोटर्स को आप पहले ही डाकवास कह चुके हो इस साल के लिए और अब भी उनमें अच्छे अपग्रेड हैं। 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो जैसे, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो क्या ऑटो विल कंटिन्यू टू परफॉर्म? ऑटो सिलेक्टिव हमेशा रहता है प्रियंका। ऑटो के अंदर हमेशा हमने देखा है कि कई व्हील्स होते हैं। एक सीवी का व्हील है, फिर एक आपका 2 व्हीलर का व्हील है, फिर आपका कार का एक फिर पैसेंजर कार होते हैं। पैसेंजर कार के अंदर भी 3 या 4 पार्ट होते हैं। 1 पार्ट इज़ लग्जरी, जहाँ पर लिस्टेड प्ले कोई बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पर एक ही प्ले है जो है लैंडमार्क है, जो कि छोटा है मगर वो गाड़ियों की वो शोरूम्स हैं उसके पास लग्जरी कार के। फिर आप आते हैं ईवी पे अगर बैठ करेंगे तो टाटा मोटर ये क्लियर प्ले है, मगर टाटा मोटर के अंदर भी और काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं। फिर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे नंबर अच्छे थे, नतीजे अच्छे थे और मार्केट में रिएक्शन हमने देखा अच्छा था। फिर आप देखिए मारुति इस समय सस्ता हो गया है और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि मारुति में वो बैट लेंगे। मगर मारुति के अंदर और भी कई चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1 है इनका मार्जिन स्टेबल नहीं हुआ है, इन्होंने ईवी में लंबी छलांग नहीं मारी है। और तीसरा, मुझे मारुति में लगता है कि इस समय जो उनका डोमिनेशन आ रहा है एसयूवी के अंदर इतना नहीं आ रहा है। देखिए मारुति ने अभी तक सारी कैटेगरीज को डोमिनेट करा है।
भले ही छोटी कार हो, भले ही वो फिर सेडान का मार्केट हो, मगर एसयूवी में हालांकि उनकी लॉन्चेस अच्छी हैं, विटारा एंड ग्रैंड विटारा इज डन वेरी वेल, पर डोमिनेशन जो है वो महिंद्रा के पास है और एसयूवी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो हालांकि मारुति है वहाँ पर, मगर वहाँ का वह बादशाह नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू मच निकुंज आज समय देने के लिए और एनालिसिस शेयर करने के लिए। तो ऑटो पैक तो कंटिन्यू टू परफॉर्म, लेकिन यस ये नोटिस करना होगा कि निफ्टी पे ये जो 3 बिगीज हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है उनमें परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही है। तो और वो भी स्पेशली उस टाइम पे हमें बात करनी होगी जब हम निफ्टी नियर ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू परफॉर्म वहाँ पर। लेकिन आज की रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की क्या है, आइए समझ लेते हैं। बताएं संतोष, आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी आज की? मेरी 2 रिकमेंडेशन है, एक बाई साइड है, एक सेल साइड है। पहला बाई साइड पिडिलाइट है, कल ओवरनाइट क्रूड ऑयल में फॉल आया, उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखे तो ट्रेंड लाइन, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करते हो तो 2650 का टारगेट रहेगा, 2570 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक सेल साइड है वेदांता डिविडेंड के पहले अच्छा रेजिलियंस शो कर रहा था, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक था, तो मुझे लगता है डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद फिर से वीकनेस देखने को मिल सकती है। आप इसके लिए 2 नेगेटिव न्यूज़ भी, एक तो चाइना के सुबह मॉर्निंग में PMI नंबर आया तो वो भी नेगेटिव है, ओवरनाइट क्रूड ऑयल में फॉल आया तो वो इसमें केन का बिजनेस है तो वो एक नेगेटिव है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि शायद फॉक्सकॉन और इसकी जो डील है वो शायद रिजेक्ट हो सकती है, तो इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर ओवरऑल मेटल सेक्टर का वीक है, तो यहाँ पे सेल करते हो तो 270 का टारगेट रहेगा, 288 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। को खरीदारी आपकी राय और वेदांता पर सेल स्ट्रैटेजी संतोष की तरफ से आती हुई। सुमित, आपके लिस्ट में क्या ट्रेडिंग आइडिया स्पॉट किए हैं या खरीदारी की कॉल्स होंगी आज? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो डिलीवरी बेस के लिए पहला मेरा रहेगा रिलैक्सो फुटवेयर्स। देखिए स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया हुआ था, रेजिस्टेंस था 860 का, क्रॉस किया और एक रिटेस्ट भी किया। तो रिटेस्ट के बाद स्टॉक को काफी अच्छा रनअप मिलने के चांसेस हैं। कल के सेशन में काफी अच्छे कैंडल फॉर्मेशन हुई है और स्टॉक करीबन 3% ऊपर बंद भी हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी और कंटिन्यू रहेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम एलियट वेव ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल लग रहा है कि थर्ड वेव है, और थर्ड वेव बिल्कुल सबसे बेस्ट रन देता है हमेशा। तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। करंट मार्केट प्राइस है 897, टारगेट रहेगा 970, 1021। नीचे में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 840 का। दूसरा रहेगा GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रो। तो देखिए यहाँ पे पहले भी गुजरात बेस्ड कंपनीज के न्यूज आए हुए थे, तब भी फ्लो था, लेकिन अब मार्केट जो है वो न्यू हाई की तरफ जा रहा है स्टॉक, और 2 दिन से कंटिन्यू अपना 290 की जो रेजिस्टेंस था वहां पे क्रॉस होके सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन हुआ और ब्रेकआउट आया है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। करंट मार्केट प्राइस है 300, 270 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 343 एंड 380 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो रिकमेंडेशन हो गए हमारे दोनों ही पैनलिस्ट। ये याद आया प्रियंका अभी रिलैक्सो का उन्होंने जब बोलिया, डाक्टर साहब जरा लंबा चार्ट दिखा सकते हैं 1 साल का रिलैक्सो का। एक बात याद आ जाएगी कि आपने बोला क्या, बेयर्स के जो हैं जूते चप्पल घिस गए एक्सपेक्टेशन की रिटर्न में, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर रिलैक्सो बेच के चले गए, और जैसे ही बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर एग्जिट किए स्टॉक चलना शुरू हो गया। डाक्टर साहब 1 साल चार्ट दिखा सकते हैं आप? और ये देखिए, ये जो 750 रुपए का भाव देख रहे हैं ना बॉटम, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने माल बेचा है, और वहां से ये स्टॉक रिकवर करके 750 वाला 900 पे आ गया। और सुमित को लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम चालू रहेगा, वहीं से बॉटम बना, वही बॉटम बनता है ना। एक्सपेक्टेशन की उम्मीद में जूते चप्पल घिस गए पूरे। अब डिमांड आएगी तो अब देखिए ये हाल होता है। तो पेशेंस टेस्ट करने के बाद स्टॉक रिबाउंड भी करता है कई बार। ओके, तो पेशेंस तो रखना पड़ता है मार्केट्स में, और वो भी इन्वेस्टमेंट स्पेशली। लेकिन आज आपके लिए 3 बड़े स्टॉक जहां आपको ट्रेडिंग के लिहाज से पेशेंस नहीं रखना होगा, एटलीस्ट इनको डिस्कस भी करेंगे। त्रिमूर्ति स्टॉक्स हमारे लिए शरद लेकर आए। आइए शरद, बताएं क्या है स्टॉक्स आज आपके पास? जी बिल्कुल, जो है ब्लॉक डील्स जो है फोकस में रहने वाली है। सबसे पहले जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस फोकस में रहेगा, जहां पे जो उनके JV पार्टनर हैं एबरडीन इन्वेस्टमेंट, वो अपनी पूरी स्टेक जो है ऑफलोड करेंगे, 1.67% स्टेक, और ये जो स्टेक है HDFC बैंक खरीद सकती है। टोटल डील वैल्यू 2010 करोड़ का। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 563 to 585 रुपीज़ पर शेयर है, यानी कि डिस्काउंट 3.5% तक आ सकता है। ये कंप्लीट एग्जिट हो गया एबरडीन इन्वेस्टमेंट। और HDFC बैंक का जो
ओवरऑल स्टेक है वो 50% के ऊपर हो जाएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा सोना BLW, जहाँ पे प्रमोटर जो है लगभग 3% स्टेक से ज़्यादा की जो ब्लॉक डील है वो आज करने वाले हैं, जहाँ पे फ्लो प्राइस 500 रुपये प्रति शेयर रखा है, यानी कि डिस्काउंट 7% पे आ रहा है। प्रमोटर का स्टेक जब 33% से घट के 29.75% तक हो जाएगा। सुजलॉन एनर्जी की कमेंट्री की बात करें तो 10,000 मेगावाट की ऑर्डर्स जो है FY24 में एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट और PSU से। और वही अगर विंड ऑर्डर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5,000 मेगावाट की जो सेगमेंट है ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में SCCI और NTPC द्वारा। और प्रेडिक्टेबल बिल्डिंग और IST चार्जेस जो है अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स है और स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक आ रहा है विंड पावर इंडस्ट्री के लिए, तो इन दोनों स्टॉक्स को ज़रूर फोकस में रखें। तीसरा और आखिरी स्टॉक रहेगा एक्सप्लियो सॉल्यूशंस। हालांकि ये कंपनी 1500 करोड़ की मार्केट कैप की लगभग कंपनी है, IT स्टाफिंग की कंपनी है। यहाँ पे बेरिंग्स भी एशिया जो है एडवांस नेगोशिएशन टॉक्स में बातचीत चल रही है, जहाँ पे वो कंट्रोलिंग स्टेक ले सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रमोटर एक्सप्लियो ग्रुप का 56% स्टेक कंपनी में जो है ओवरऑल होल्डिंग है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इन स्टॉक्स के लिए। आइए इस पर ट्रेड कैसे किया जाए ये डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संतोष, HDFC लाइफ सबसे पहले इसमें बात करते हैं। आज ब्लॉक गिरेगा, ब्लॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन अंडर परफॉर्मेंस के समय के बाद अब इसके अंदर थोड़ी जान आना शुरू हुई है इस स्पेस के अंदर। और कल आपने देखा लोम्बार्ड में क्या हुआ, SSC लोम्बार्ड में, जहां थोड़ी भनक लगी कि बैंक बढ़ाना चाहता है SSC बैंक अपना स्टेक्स, वन साइडेड रैली, बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स ने भी रैली। क्या इसका ये बॉटम बन चुका है? आज अगर गैप में मिलता है माल तो लेना चाहिए? जरा चार्ट्स देखिए, बताइए डायरेक्टर साहब 6 महीने के। संतोष, आपके लिए। यस, HDFC लाइफ की बात करें तो ऑलरेडी 460 से 585 एक अच्छा रिबाउंड दिखा चुका है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ओवरहैंग खत्म हो जाता है तो स्टॉक फिर और तेजी दिखाता है, बट टेक्निकली 585 590 के आसपास एक इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। और इसी एरिया से इसमें एक बड़ी फॉल आई थी जब बजट के जो सेल ऑफ आया था, जब इंश्योरेंस कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज आई थी, तो इसी एरिया से आई थी। तो मेरा नजर आएगा 600 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, या तो तब एंट्री लीजिए, या यहाँ से अगर कोई डिप मिलता है आपको 550 से 540 के जोन में, तो वो एक एंट्री का अच्छा एरिया रहेगा। अभी थोड़ा सा वेट करने चाहिए कि मार्केट इस ब्लॉक डील के बाद कैसे बिहेव करता है। दूसरा, ये जो सुजलॉन की कमेंट्री आई है, मैंने आपको परसों में बताया था, सुजलॉन पर नजर बना के रखिए। 25% चला है हालांकि पिछले हफ्ते, लेकिन इसके अंदर नए प्रमोटर तो मिस्टर तादनी साहब के जाने के बाद उनके बेटे और काफ़ी ज़्यादा नया मैनेजमेंट एफर्ट्स दे रहा है कंपनी को वापस लाने की। ये देखिए, छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल इसके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर आप उसकी कमेंट्री देखें, और यही नहीं, सुजलॉन ही नहीं, पूरे स्पेस में बदलाव है। आइनॉक्स विंड को देखिए आप, 2 दिन से, कल 5%, उससे पहले 15% चला हुआ है स्टॉक। तो यहाँ एक्टिविटी काफी हो रही है। संतोष, सुजलॉन और आइनॉक्स विंड दोनों के बारे में बताइए, चार्ट्स में किसमें ज्यादा सटीक ट्रेड बन रहा है इस समय? सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन में मोमेंटम तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन अब ये 1150 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से 3 4 5 बार यहीं से अटका है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर पाता है या नहीं। अभी फिलहाल तो लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल होगा। आइनॉक्स विंड की बात करें तो आइनॉक्स विंड का मोमेंटम कंपैरेटिवली मुझे बेटर लगता है। हालांकि ये भी रेजिस्टेंस के आसपास ही है, 150 से 155, बट ये स्टॉक अगर कोई डिप में मिलता है तो मेरे हिसाब से मैं खरीदारी के मौके ढूंढूंगा। अगर ये 120 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो सुजलॉन से बेटर मुझे आइनॉक्स विंड लगता है, बट दोनों ही अभी रेजिस्टेंस के पास है। डिप मिलता है तो आइनॉक्स विंड पर नजर रखना चाहिए। सुजलॉन और आइनॉक्स विंड दोनों पर नजर रखनी होगी। न्यूज फ्लोज के चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच आइए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स में आज काफी कुछ है। सीमेंट स्पेस है, ऑटोमोबाइल जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी वापस अब रेडार पर आ रहे हैं। ये सारे के सारे स्पेसेस पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं हमें वामाक्षी बता रही है। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, आप बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पीबी फिनटेक के साथ। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि उन्होंने ग्रोथ पर अपने अपबीट स्टांस को बरकरार रखा है। हाई कन्वर्जन रेट्स को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ऑफलाइन स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन से, नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स और मार्केट डेवलपमेंट के चलते ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्जिन्स में जो अच्छी रिकवरी देखने मिली है वो आगे भी जारी रह सकती है। तो ओवरऑल सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है पीबी फिनटेक पर। टारगेट प्राइस दिया है 820 प्रति शेयर का। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। CLSA का मानना है कि अच्छा स्टार्ट रहा है ईयर के लिए।
अमेरिका और चाइना में मजबूत ग्रोथ यूरोप की वीकनेस को ऑफसेट कर रही है। इनफैक्ट यूरोप अगर अच्छा प्ले आउट होता है तो FY24 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साल रह सकता है। तो ओवरऑल CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है टारगेट प्राइस 624 के साथ। कोल इंडिया अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। JP मॉर्गन का मानना है कि 8% के कोल प्राइस हाइक लार्ज वेज हाइक को ऑफसेट कर पाएंगे। अगर ई ऑक्शन के प्राइसेस यहाँ से और शार्पली गिरते हैं तो और एक राउंड FSA प्राइस हाइक्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल JP मॉर्गन का मानना है कि कोल इंडिया की आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी और इसी के चलते ओवरवेट की राय आ रही है उनकी तरफ से 290 के टारगेट प्राइस के साथ। अडानी पोर्ट्स भी हमारे रेडार पर रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मॉडेस्ट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर मुनाफे पर एक्सेप्शनल लॉस सेल ऑफ म्यांमार पोर्ट का यहाँ पर इम्पैक्ट नजर आया है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है टारगेट प्राइस 800 प्रति शेयर के साथ। इसके अलावा मैक्वारी पर भी फोकस करेगा। हम देख रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। मॉडेस्ट ऑलराउंड कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और इनफैक्ट EBITDA बीट लार्जली रेवेन्यू बीट और बेटर ग्रॉस मार्जिन्स के चलते हमने देखी है। तो ओवरऑल मैक्वारी ने मैनकाइंड फार्मा पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1400 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे टोरेंट फार्मा पर। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। ब्रांडेड मार्केट ग्रोथ और US और जर्मनी में टर्न अराउंड भी देखने मिला है। मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। तो ओवरऑल खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1900 प्रति शेयर का। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे ब्रोकरेजेस हैं और इन ब्रोकरेजेस पर फंडामेंटल और टेक्निकल आउटलुक भी हम समझेंगे। और इस बीच फंडामेंटल एनालिसिस लेकर हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह भी जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। हम आपसे फंडामेंटल आउटलुक इन तमाम ब्रोकरेजेस पर और उसके अलावा भी सेगमेंट्स पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक चल रहे हैं, ये बता रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स कितने मजबूत आए। इनफैक्ट बहुत सारी ब्रोकरेजेस के बाद रिजल्ट्स को देख के कह रहे हैं कि या तो बेहतर है या उम्मीद के मुताबिक है। यानी जो बाजार में कॉशन था कि नंबर्स इस बार कमजोर आएंगे, वैसा केस नहीं था। ये चौथी तिमाही के 50 में से 50 कंपनियां आ चुकी हैं निफ्टी की, उसमें से 18 मजबूत हैं, 17 उम्मीद के मुताबिक, यानी सिर्फ 1/3 एक तिहाई कमजोर थे। ये भी बाजार को बहुत मजबूती दे रहा है और इसीलिए बाजार में बाय ऑन डिप्स और गिरावट पे सपोर्ट आ रहा है लिक्विडिटी का। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रवि सिंह जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रवि, गुड मॉर्निंग। रवि, सबसे पहले मैं आपसे कोल इंडिया पे बात करना चाहूंगा। कोल इंडिया के स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया है और कल जो उन्होंने प्राइस हाइक ली है, पहली प्राइस हाइक बड़ी करीब 5 साल में, 2018 में उन्होंने बड़ी प्राइस हाइक भी ली थी। इस भाव से 244 के हिसाब से आपको लगता है यहाँ पैसा बनेगा? गुड मॉर्निंग अजय जी। देखिए, कोल इंडिया के अगर इस समय सिनेरियो को पूरा का पूरा समझा जाए तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर भी अभी मोमेंटम काफी हद तक आपको मिलेगा और दो चीजों के लिए ये स्टॉक जो है वो काफी अट्रैक्शन देता है। पहला तो आपने बिल्कुल सही बताया कि एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्टेबल स्टॉक है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिलता। दूसरा है कि डिविडेंड यील्ड इसका लगभग 10% का रहता है। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड या FIIs का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो 3 साल 5 साल और 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, वो लोग इस स्टॉक को ज्यादा अपने प्रेफर रखते हैं, अपनी बास्केट में रखते हैं और उनका जो वेटेज है वो अगर आप देखिए तो कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ प्राइस हाइक की अगर आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अट्रैक्शन यहाँ पर है। लगभग 5.25 के PE पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 280 तक के लेवल्स जो है वो आने वाले 8 से 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं और सफिशिएंट रिटर्न है यहाँ से 20% सेफ रिटर्न आपको मिलते हैं और साथ ही डिविडेंड का भी तड़का यहाँ पर लगता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि इसका अट्रैक्शन अभी बना रहेगा और छोटे मोटे करेक्शंस अगर आते भी हैं तो वो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अच्छे होंगे। ठीक है, करेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। इसमें डिविडेंड यील्ड बहुत तगड़ी होती है क्योंकि सरकार बहुत बड़ी शेयर होल्डर है, वो भी डिविडेंड चाहते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड यील्ड का फायदा मिलता रहता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। संतोष, हमने देखा कि कल फोर्ब्स, यूरेका फोर्ब्स का स्टॉक बहुत जबरदस्त एक्साइटेड था, 12% का अपमूव आया उसमें। ये मैंने देखा है कि बिगेस्ट अपमूव बहुत लंबे समय के बाद इतना वॉल्यूम बैक्ड अपमूव यूरेका फोर्ब्स में नजर आया। व्यूअर्स को बता दूं मैं कि मिस्टर प्रतीक पोटा जो नए MD हैं, उन्होंने बहुत सॉलिड कमेंट्री दी है कंपनी को टर्न अराउंड करने की। और आपको याद होगा ये जुबिलेंट फूड्स के पहले MD हुआ करते थे, वहां उन्होंने बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन की थी, जुबिलेंट बहुत चला उनके कार्यकाल में, अब यहां आ गए हैं। इसका 6 महीने का ग्राफ भी दिखाया। संतोष, इस ब्रेकआउट के बारे में आपकी क्या राय है?
इस ब्रेकआउट में क्लियरली बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तभी 12.5% ऊपर है, लिया है अगर इस भाव से तो क्या टारगेट्स बन सकते हैं? यस, इस स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। हालांकि अब स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास है, 470 का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहाँ थोड़ा सा पॉज ले सकता है। लेकिन अगर पॉज आता है तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे फिर अभी जिसने ट्रेडिंग बैठ लिया वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जिसका थोड़ा सा लंबा व्यू है, एक डिप आता है 410 रुपये के आसपास तो फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक 470 का लेवल निकालेगा हमको ऊपर में 540-550 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट फॉर टाइमिंग जिसने ट्रेडिंग बैठ के लिए लिया था एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन पोजिशनली अगर आपको मिलता है डिप्स पे तो आप तो ट्रेडर्स बुक करें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टर हैं आप तो आपको डिप्स पे मिलता है तो आप बाय करें। इस पर पोर्टफोलियो में स्टॉक रहने की भी राय है। लेकिन एट द सेम टाइम आज जो दो ब्लॉक्स हैं, HDFC लाइफ को तो हमने डिस्कस किया, दूसरा ब्लॉक है सोना कॉमस्टार का, सोना BLW। ब्लॉक डील होगी यहाँ पर भी और लगभग 1.9 करोड़ शेयर की ब्लॉक आएगी आज। क्या सप्लाई अब्जॉर्ब हो जाएगी और सोना कॉमस्टार काफी चल भी चुका है। सुमित, अगर आज ये ब्लॉक आता है तो कैसे देख रहे हैं आप? क्या सप्लाई सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी? रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी मूव आ चुकी है पहले? देखिए, सिर्फ जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है कि जो अभी लास्ट वीक के सेशन में गैप अप हुआ था, लेकिन वो पूरा ऑब्जर्व हो गया और नेगेटिव में कैंडल क्लोज हुई थी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 520 के करीबन एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो स्टॉक और थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल चार्ट देखूं पिछले 6 से 8 महीने का, तो बाय इन डिप्स की भी स्ट्रेटेजी आप रखिए। नीचे आ रही है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। 485 टू 490 का जो जोन है वहां पे आप एक अपॉर्चुनिटी देखिए और स्टॉप लॉस अपना मेंटेन कीजिए बिलो द 465, जो इसका एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो बिल्कुल आप बाइंग अपॉर्चुनिटी रखिए। अगर यहाँ पे ऑलरेडी किसी का होल्ड है, हमें लग रहा है कि पहले ये अपना 610 का जो अपसाइड का टारगेट है वो फुलफिल करने आ सकता है। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की आपकी भी सलाह रहेगी स्टॉक पे। कुछ और अर्निंग बेस्ड आज ट्रेड्स डिस्कस करते हैं दूसरे भी। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर भी अच्छे नंबर्स आए। कंपनी लगभग 29 करोड़ लॉस के बदले प्रॉफिट में आई है, 17 करोड़ का एबिटा प्रॉफिट रहा है। तो अच्छे नंबर्स किर्लोस्कर में, लेकिन ये ग्रुप में भी काफी पार्टिसिपेशन, इस ग्रुप स्टॉक्स में भी काफी मूव आ चुकी है। क्या अर्निंग के बेसिस पे संतोष आज इसमें बाइंग आ सकती है? किर्लोस्कर इंजीनियरिंग आई थिंक किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक संतोष। ओके, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक की बात करें, आई थिंक KECL इसका कोड है। स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल ये भी अच्छी तेजी में, स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद 95 के आसपास से सपोर्ट से बाउंस बैक करा। मुझे लगता है इसमें तेजी का मोमेंटम जारी रहेगा। इमीडिएटली एक 108-109 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर निकलता है तो वापस हमको 125 रुपए के जो लेवल पुराने हाई लगाए थे वो देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। एज ए ट्रेडिंग की बजाय इसको इन्वेस्टमेंट बेट रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है और आउट परफॉर्म कर सकता है। का नजरिया रखना होगा किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में। लेकिन रवि, इस बीच फार्मास्यूटिकल इंडेक्सेस सेक्टर पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि हमने कल देखा औरोबिंदो फार्मा पर कल 2 ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई, उसके ठीक बाद औरोबिंदो फार्मा में वन साइड अप मूव 6% की तेजी देखने को मिली। अब आज के सत्र में आप देखें मैक्वायरी की तरफ से मैनकाइंड फार्मा पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग ये बता रहे हैं। मानना ये है कि यहाँ पर काफी हद तक वॉल्यूम ट्रेंड जो है वो अच्छा नजर आ रहा है, बिजनेसेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टोरेंट फार्मा पर भी इसी तरह की पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो क्या ये कह सकते हैं कि डिफेंसिव में फार्मा सेक्टर जो है वापस से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? मानसी जी, देखिए, सबसे ज्यादा जो इस समय सेक्टर से उम्मीद थी या जो एक ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है वो बैंक, IT, ऑटो और खास तौर से जो है वो एनर्जी सेक्टर से उम्मीद कर रहे थे। फार्मा से ज्यादातर यहाँ पर लोगों को उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ओवरऑल नंबर्स को यहाँ पर रीड करने की कोशिश करें तो आप मेजॉरिटी, जैसे अभी अजय जी ने यहाँ पर निफ्टी का कंपैरिजन बताया था जिसमें 18 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव और 7 जो है वो साइडवेज रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले थे। उसका अगर रेशियो को यहाँ पर एनालिसिस करें तो आपको ज्यादातर जो फार्मा सेक्टर है वो आपको अग्रेसिव तरीके से, वो भी निफ्टी के अप ट्रेंड में, क्योंकि कोरिलेशन यहाँ पर जरूर थोड़ा सा निफ्टी के साथ में रिलेशन निगेटिव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अब चाहे आप मैनकाइंड की बात करें या सन फार्मा की बात करें या फिर अरविंदो फार्मा की बात करें, मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी फार्मा सेक्टर में
और खास तौर से जो हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल्स के चेन है उनमें काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी भी अगर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाता है तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स मतलब 17-18% आपको कांस्टेंट रिटर्न मिल सकते हैं। और बात इस चीज की है कि यहाँ पर रिजल्ट की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि रिसेंट डेज में फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा जो है वो अप मूव देखने को मिला। एग्जाम्पल के लिए मैनकाइंड को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 1355 के रेट चल रहे हैं यहाँ से भी मोमेंटम में देखते हैं तो 1450-1480 के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको इग्नोर करें। एक पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से अगर कोई 100 रुपए का पोर्टफोलियो बना रहा है तो अब 8% पोर्टफोलियो आपका फार्मा सेक्टर की तरफ फोकस होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर निफ्टी में यहां से अपवर्ड ट्रेंड मिला या फिर एक जो हायर साइड पे एक डाउन साइड की रिस्क बन जाती है, अगर वो रिस्क यहाँ पर स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं से फार्मा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो हेज करेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी यहाँ पर आप इनको फोकस में रख सकते हैं। ये तो चलिए फार्मा के बदले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जिस पर रवि सिंह का पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव आउटलुक जब कल गौतम शाह हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना नजरिया दे रहे थे, काफी सारे सेक्टर्स पर विस्तार से उन्होंने बातचीत की। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह के मुताबिक इस समय बाजार में ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है। पॉजिटिविटी है, निवेशकों को कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों पर नजर रखनी चाहिए। पिछले 18 महीनों से एक पेंडुलम में रहा है, क्योंकि जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि अब रुकेगा ही नहीं, और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि चलो अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स आते रहते थे। बट अब जिस तरह की लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं 18,650 की लेवल पे, यहाँ पर थोड़ी रेसिस्टेंस तो है। और लॉजिकली बात करेंगे तो मार्केट ओवरबॉट है। मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ, 84% of the NSE 500 stocks are trading above the 50-day moving average। तो ये हमें बताता है कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, ओवरबॉट है। अगर आप स्टडीज को भी देखें तो थोड़ा सा ओवरबॉट है, और यहाँ से इतनी बड़ी तेजी नहीं लगती है। मोमेंटम स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट, पार्टिसिपेशन अच्छी है। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड वंस अगेन। बट ये जो 18,650 का जो लेवल है, ये प्रॉब्लम है। अगर ये क्रॉस करता है तो हम हो सकता है कि 18,900 से 19,000 तक जा सकते हैं, बट उसके आगे की विजिबिलिटी अभी नहीं है। और नीचे की तरफ में भी 18,200 से 300 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट बन गई है। ये मानना है कि आप एफएमसीजी और आईटीसी में बने रहिए, इसमें और बड़ी तेजी आएगी। 500 से 550 तक ये मीडियम टर्म तक जा सकता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर है जो इस लेवल्स पे खरीदना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छी नहीं है। तो अगर आपका लिया हुआ है तो रख के रखिए, और अगर नहीं लिया हुआ तो दूसरे सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और हमारा अभी टॉप पिक हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह की नैस्डैक में रैली आई, नैस्डैक के स्टॉक्स में रैली आई और आउट परफॉर्मेंस रही है, और जिस तरह से धीरे धीरे आईटी स्टॉक्स यहाँ से अभी चले हैं पिछले 1 महीना में, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी ट्रेंड आईटी में अगले 3 से 6 महीने में आएगी। तो वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। औरोबिंदो फार्मा में एक ब्रेकआउट आ रहा है। देखिए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक्स, ये पर्टिकुलर स्टॉक फार्मा में एकदम इग्नोर्ड स्टॉक है, पसंद नहीं किया जाता है, नंबर भी कुछ खास नहीं आए। लेकिन बाजार का यही कायदा होता है, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड स्टॉक्स भी रिबाउंड कर जाते हैं। इसका 6 महीने का ग्राफ देखिए, इतना अंडर ओन्ड हो गया है ये कि इसमें जरा सी बाइंग भी बड़ा मूव लेके आती है। 6 महीने का ग्राफ देखिए, लंबा चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसमें साइलेंट अपमूव 400 से स्टार्ट हो गया था, तो ये अपमूव में है। उसके बाद ये अटक गया जाके करीब 600 पे, 1-1.5 महीना वहां अटका रहा एक रेंज में। अब नेक्स्ट अप चालू हुआ है जो 650 के आसपास लेके आ गया है। संतोष, ये जो है, जो इसके अंदर औरोबिंदो में काम होना शुरू हुआ है, सारे फार्मा स्टॉक्स एक तरफ और बिंदु एक तरफ, बहुत इग्नोर्ड है। यहां से पैसा बनेगा अगर एंट्री करें डिप में। यस अजय जी, इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक पहले बहुत ही करेक्ट हुआ था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा हमने। 400 रुपए से स्टॉक रैली करना शुरू हुआ तो 650 तक आ गया है। लेकिन मुझे लगता है मोमेंटम और जारी रहेगा। इसी सीरीज में अगर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, 80 से 100 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इसका एक्चुअल टारगेट आ रहा है 740 से 760 रुपए तक का आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। एज ए थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, तो एज ए ट्रेडर है तो कोई भी कंसल्टेशन या डिप मिलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अभी और पोटेंशियल बचा
हुआ है। अब नीचे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो करीब इसमें 610 रुपए के आसपास है, वो सपोर्ट बन चुका है, वो इतनी आसानी से अब ब्रीच नहीं होगा। ठीक है, सो औरबिंदो फार्मा पे आपकी होल्ड की राय रहेगी। इस बीच पैनल पर अब कुछ बोरा भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग का बताएं आपके आज के ट्रेड्स क्या हैं? ओहो, आपकी आवाज कट के आ रही है। आज ठीक से बात नहीं कर रहे हैं आप कुछ हमसे? दिल से बात नहीं कर रहे लग रहा। फिर से रिकनेक्ट करते हैं। कुछ कैन यू हियर अस? क्लियर, अब मेरी आवाज बेटर आ रही है? हाँ जी, अब आप अच्छे से बता रहे हैं, हमें बताएं। हाँ जी, देखिए मेरे दो पिक्स हैं, दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है एबी कैपिटल। अगेन स्टॉक में हमने स्ट्रॉन्ग अप मूव्स देखे हैं। हमारे हिसाब से जो ये मोमेंटम बना है ये कंटिन्यू रहेगा। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइड हुआ था, लेकिन कल एक अच्छे वॉल्यूम बैक मूव के बाद स्टॉक ने अच्छी छलांग लगाई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 175 और 178 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 167 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज हेरिटेज फूड्स। ये स्टॉक काफी समय से एक अच्छे अप ट्रेंड में चलते आया है, लेकिन अगर आप 4 दिन का एक्शन देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अपस्विंग है और वॉल्यूम एक्शन जो है ये भी पिकअप हुआ है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग के लिहाज से एक पोजीशन ले सकते हैं। 216 और 222 के टारगेट्स रहेंगे। 207 ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ऑलराइट, तो ये आपके कुछ स्टॉक्स रहेंगे बाय रिकमेंडेशन। मिड कैप स्मॉल कैप से ही बड़ी आपने जितने भी हमारी आज की भी पिक्स रही हैं, मैक्सिमम ऑफ द पिक्स जो है वो मिड कैप या स्मॉल कैप से ही हमारे एक्सपर्ट्स ने पिक की हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी लेते हैं जहां नंबर्स अच्छे आए। टोरेंट फार्मा को तो हमने डिस्कस किया ही, साथ ही सुजलॉन पर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन दूसरे जहां नंबर अच्छा है वेल्सपन कॉर्प। कुछ एक बार इसका भी चार्ट चेक करके बताएं। नंबर्स यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिटा मार्जिन इनके इतने लगभग 670 बीपीएस का इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला है। क्या वेल्सपन कॉर्प में नंबर्स पे अर्निंग के बेस पर आज ट्रेडिंग बनती है? देखिए ट्रेड एक डेफिनेटली बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 252 टू 255 के जो जोन्स हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक नियर टर्म हाई देख चुके हैं स्टॉक का, तो हो सकता है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, बट इवन दैट इज स्टिल 10 to 15 रुपीज अवे। सो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है ये तो चालू ही है। छोटा सा हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, बट अभी कन्फर्मेशन नहीं है। सो आई थिंक 252 255 के टारगेट के लिए आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आप 238 का लेके चले। तो चलिए ये राय आपको वेल्सपन कॉर्प पर मिलती हुई, लेकिन एसबीआई कार्ड्स के स्टॉक को पुल अप करते हैं। कल ये स्टॉक चला और पिछले एक महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे तो रिटर्न्स करीब 20% के एसबीआई कार्ड्स के स्टॉक में दिए हैं। बोफा सिक्योरिटीज की पॉजिटिव रिपोर्ट है। सुमित, आपसे राय जानना चाहेंगे, 1030 तक के टारगेट्स इस रिपोर्ट में जताए गए हैं और ताजा खबर ये भी है कि एम्बिट की जो बाजार पर एक रिपोर्ट आई है उनमें जो स्टॉक इंक्लूजन है उस लिस्ट में भी एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक शामिल है। क्या ट्रेड बनता है आज के सत्र में या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है उनके लिए राय क्या होगी? पहले तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन होल्डिंग है बिल्कुल आप होल्ड पे रखिए। अपसाइड में लग रहा है अभी भी मोमेंटम बन सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 957। 957 960 का जो जोन है ये पिछले अगस्त 22 के एक रेजिस्टेंस की तरह आप देख सकते हैं। तो वीकली ब्रेकआउट भी अगर 960 970 के लेवल्स के ऊपर आ रहा है तो और मोमेंटम बन सकता है। तो 960 से 970 का जो जोन है वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रखे और कॉशियस रहिए। फ्रेश पोजीशन की जहां पे बात है तो बिल्कुल कल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर आप थोड़ा सा फर्स्ट हाफ एन आवर का से वेट कीजिए। जैसे ही 920 का लेवल क्रॉस होगा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और फ्रेश मोमेंटम आज के दिन में भी बन सकता है। संतोष, कल के सत्र में जहां रियल एस्टेट सेक्टर लगातार अपमूव दिखाता है, इस स्पेस ने कल एक ब्रीदर जरूर लिया, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजे आते हुए देखिए नंबर्स काफी अच्छे हैं। टोटल सेल्स में 25% की बढ़ोतरी, सालाना आधार पर कलेक्शंस भी अगर देखेंगे 31% का इजाफा वहां पर भी देखने को मिला है। कल 474 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ था। आज टेक्निकली ट्रेड्स कैसे नजर आएंगे? यस, हम रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। कल सुबह के भी नतीजे बहुत अच्छे आए थे, लेकिन ऊपर वो भी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रेस्टीज का टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना लुक्रेटिव नहीं है, क्योंकि ये 500 से 505 के बीच में रेजिस्टेंस फेस करा था, वहीं इसने फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाया है। और कल के सेशन में भी इसने देखे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 475 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा है कि वीक हो सकता है स्टॉक, शायद अच्छे नतीजों के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो नीचे 450 तक की डाउन साइड बन रही है, वहां जाके फिर से इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। कुछ आपको देख के मेरे को प्रभु का नाम याद आ गया। एक आपका फेवरेट स्टॉक है जिसमें सारे शेयरहोल्डर हरिओम हरिओम
कर रहे हैं कुछ महीनों से और दबा के पैसा कमा रहे हैं। और कल शाम को रिजल्ट आया उसका, तो देख के बस यही लगा हरिओम, ऐसे ही चलता रहे ये स्टॉक। और नंबर्स भी 80% प्रॉफिट ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ 100% से ऊपर। चलिए चार्ट चेक आप ही से लेते हैं हरिओम पाइप्स के ऊपर, क्योंकि आप ही ने दिलवाया है सबको, हमारे व्यूअर्स में। तो अजय देखिए, भगवान का नाम में सिर्फ मेंटल पीस नहीं है, और भी बहुत सारे फायदे हैं इन दिस केस मॉनेटरी एज वेल, राइट। सो बिल्कुल देखिए, अगर मैं इसकी चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं, आई थिंक देयर इज ओनली वन ट्रेंड इन व्हिच इज अप। कहीं भी हमें पॉज नहीं दिखा है, कहीं भी हमें ब्रेक नहीं दिखा है। ऑफ कोर्स छोटे छोटे फेजेस आए थे कंसोलिडेशन के, बट एवरीथिंग हैज बीन बॉट इनटू। और अब जो ये रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज जस्ट ऑल द मोर कंफर्मेशन कि जो ये अप ट्रेंड है ये यहाँ से बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट जैसा आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंटायर पाइप स्पेस में ही कहीं ना कहीं ट्रैक्शन है। तो वीनस, प्रिंस, इनमें भी हमने ट्रैक्शन देखा है, बट एज ऑलवेज हमारा टॉपिक हरिओम ही रहा है। पोजिशनली आई वोंट बी सरप्राइज कि इसमें 700 के भी लेवल्स देखने मिले, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किसी की हो तो मैं कहूंगा 645 टू 660 के जो इसके रीसेंट हाइज थे, इन जोन्स के लिए आप इसमें आज भी प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आप करीब 600 से थोड़ा सा नीचे 595 के जो जोन्स हैं यहाँ पे लेके चलें, बट आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट मोर अपसाइड लेफ्ट इन दिस स्टॉक। ठीक है, हरिओम पाइप्स में अपसाइड अभी भी बाकी है, यहाँ से भी वॉच करिए। इंडिगो के स्टॉक को लेके आइए, हालांकि हमने निकुंज से डिस्कस किया उसको, लेकिन चार्ट्स पे लेवल्स की बात करना एक बार दोबारा जरूरी है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, स्पेशली ये बात सुन के कि उनके एक बड़े प्रमोटर 30-40% बड़ा स्टेक ऑफलोड करने में इच्छुक हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज की खबर है। उसके बावजूद, सप्लाई ओवरहैंग के बावजूद ये स्टॉक उड़ान भरता रहा और इसकी टंकी खाली नहीं हुई। आप देखिए 1800 वाला 2350 के आसपास करीब करीब आ गया। सुमित, जरा इसके चार्ट्स पे एक नजर डाल के बताइए। हमारे व्यूअर्स लगातार इसको राइड करते आए हैं, क्योंकि हम अपने पैनलिस्ट से और इस बारे में बात करते हैं कैसे ये एक परफेक्ट प्ले है। कंपटीशन है नहीं, क्रूड नीचे, लेकिन किस भाव पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या अभी भी इसमें और उड़ान भरी जा सकती है? जी देखिए, अगर लॉन्ग टर्म किसी का व्यू है तो बिल्कुल आप बने रहिए। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा रहा है। जब लास्ट नवंबर 2021 का जो लेवल था वहीं पे ही स्टॉक ने ब्रीच किया, वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डिप्स पे आप अपॉर्चुनिटी देखिए। मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है करंटली। आप अगर मैं एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ, जब कॉर्पोरेट्स या फिर नॉर्मल जो फ्लायर है तो वो प्रेफर क्या कर रहा है कि उनके ट्रिप्स कैंसलेशन ना हो। जो अभी रिसेंटली एक फेस आया था बिकॉज ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द गो एयर एंड सडन रूट्स ऑफ द स्पाइसजेट ऑल्सो, तो क्लाइंट आज की तारीख में सिर्फ भरोसा कर रहा है दो ही एयरलाइंस पे, दैट इज विस्तारा एंड इंडिगो। लेकिन उसपे से भी जो पहला प्रेफरेंस है इंडिगो, उनके पास बेटर रूट्स है, बेटर टाइमिंग्स है, तो उसका बहुत इनको बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी चीज आपने जैसे क्रूड की बात की, लोअर की वजह से उनको और बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल आप स्टॉक को बनाए रखिए, और भी इनको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो 2260 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप मेंटेन कर सकते हैं। 2400 की लेवल जैसे ही क्रॉस होगी, हमें एक्सपेक्टेशन है 2700 आने के लिए। ये इंटरग्लोब एविएशन पर आपकी भी होल्ड की राय रहेगी। इतनी अच्छी मूव दिखा चुका है स्टॉक, लेकिन बने रहे अब भी स्टॉक में। इस बीच मुनाफे का फंडा हमारा खास मेहमान आस्था जैन हमारे साथ बनी है, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग आस्था, बताएं कौन से हैं दो स्टॉक्स आपके रडार पे आज? गुड मॉर्निंग। अभी से पसंद आता है सबसे पहले नारायण हृदयालय। टारगेट की बात करें तो 935 का टारगेट है। टाइम होराइजन 1 से 2 मंथ्स रह सकता है। नारायण हृदयालय की बात करें तो बेसिकली एक 19 हॉस्पिटल्स हैं इसके अंडर, और एक पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये चलाते हैं जो कि केमन आइलैंड्स में है। बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी ने यहाँ दिए थे, और कंपनी अभी एक्सपेंशन कर रही है। नए हॉस्पिटल्स भी खुले हैं मुंबई, गुरुग्राम, धर्मशाला सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सपेंशन हुए हैं ये कंपनी को आगे जाते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लाने के लिए दिखाते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ बात करें तो केमन आइलैंड में जो इनका हॉस्पिटल ये ऑपरेट करते हैं, वहाँ ऑन्कोलॉजी में भी ये जाना चाह रहे हैं। ऑल्दो स्टार्टिंग में जब इस तरह की नई फील्ड्स में हॉस्पिटल जाते हैं तो 2-3 साल लगते हैं किसी भी हॉस्पिटल को ब्रेक इवन आने में, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कंपनी के लिए फायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे जाते हुए ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा इस हॉस्पिटल को देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी एक मजबूती आएगी। सो मुझे ये लगता है कि नारायण हृदयालय वेल प्लेस्ड है
अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए 935 के लक्ष्य के लिए। दूसरा जो काउंटर पसंद आता है वो वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स का है। वहां की बात करें तो देखिए टारगेट थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है 4800 का, लेकिन यहाँ पे टाइम जो होराइजन है वो भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, मोर देन 3 मंथ्स का। सो वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स ये इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं और सभी तरह की इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं, वाटर, ऑयल एंड गैस, स्टील, रिफाइनरी, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। कंपनी ने यहाँ पे नतीजे अच्छे दिखाए थे। ऑल टाइम पे EBITDA मार्जिन है जो कि 21% के आसपास है। थोड़ा सा कंपनी का एक सावली प्लांट है जहाँ पे थोड़े लेबर इश्यूज हुए थे, उसकी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक, जो कंपनी ने ऑर्डर्स इनटेक किए थे वो बहुत कॉशियसली लिए थे, तो ऑर्डर जो बुक है वो ठीक ठाक है कंपनी की 8.4 बिलियन के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अब ये लेबर इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, सो Q1 ऑफ FY24 ऑनवर्ड्स यहाँ पे ऑर्डर बुक भी मजबूत हमें आती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज काफी अच्छी और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफी अच्छा वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स करता है, तो मुझे लगता है और बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया पोजीशन में है, तो ये एक लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट है। 3 महीने से ऊपर की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वोल्टाम को भी खरीदारी करने की सलाह है 4800 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर और नारायणा हृदयालय, ये 2 कॉल्स आस्था की तरफ से। आस्था, शुक्रिया मुनाफे का फंडा पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन स्टॉक्स पर खास तौर से नजर होगी, लेकिन पावर स्टॉक्स में अजय जिस तरह का एक्शन, जिस तरह का करंट हम इस वक्त देख रहे हैं, टोरेंट पावर, NHPC, पावर ग्रिड, देखिए पिछले हफ्ते प्रशांत जैन जो आए थे हमारे चैनल पे, पावर स्टॉक्स में बताया गया था कि वैल्यूएशन बढ़ने की गुंजाइश है। फिर हमने पावर एनालिस्ट से आपको बताया था कि टॉप स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, टाटा पावर, JSW एनर्जी, जो 2 कौन से सांखे साहब आए थे शायद, रुपेश सांखे, तो JSW एनर्जी को लेके आइए 1 महीने का, और टाटा पावर को लेके आइए। अब साथ में दूसरे पावर स्टॉक्स भी चलना शुरू हो गए। टोरेंट पावर चल रहा है आपका, REC PFC जो एक्चुअली है तो फाइनेंशियर बट पावर की कैटेगरी में ही आते हैं, सब में एक तरह से अपमूव आना शुरू हो रहा है एटलीस्ट चार्ट्स पे। कुछ पावर स्टॉक्स, ये आपको एक बार प्रशांत जैन की एक बाइट सुनवा देता हूं मैं, क्यों उन्हें पावर स्टॉक्स पसंद थे, फिर कुछ ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं वहां पे। कुछ आपके पास आऊंगा, आप देख के रखिए 1-2 बढ़िया एकदम पावरफुल पावर स्टॉक्स, लेकिन आइए आपको प्रशांत जैन सुनवाएं। देखिए, पावर एक ग्रोथ सेक्टर है। इंडिया में आज केवल 6% घरों में AC है, और AC जो है वो आप चलाएं तो जितना एक AC का कंजम्पशन है एक घर में, उतना कंजम्पशन बाकी सभी 10 उपकरणों, एक AC बराबर, शायद एक AC 10 पंखों से भी ज़्यादा हो। अच्छा, हाँ, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो पावर कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा। आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई देश में 15 साल में तो क्या होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो आपकी कितनी डिमांड पावर की आएगी, वो तो पूरा पेट्रोल डीजल से आपको इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच करना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा ये पावर के बेसिस पे ही ग्रो करेगा। तो आई थिंक पावर एक इंडिया में ग्रोथ सेक्टर है, और क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ESG के चलते, ESG कंसर्न के चलते या रिन्यूएबल के चलते ऐसा लगा था बाजार को कि ये कन्वेंशनल पावर कंपनीज में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आई थिंक वो व्यू मैंने पहले भी कई बार कहा गलत था मेरे हिसाब से, आज लगभग सभी लोग उसको मान रहे हैं। तो वहाँ पर वैल्यू है, वहाँ पर ग्रोथ है। इंडिया को और थर्मल प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसके अनाउंसमेंट भी मेरे समझ में आना चाहिए। कुछ बताइए, पावर स्टॉक्स में कहाँ पे बेट करेंगे, यहाँ से ये पैसा कहाँ बनता है? दो स्टॉक्स हैं, जो एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में है। आप देखिए यहाँ पे जब भी स्टॉक में डिप आया है 20-50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके एक रिबाउंड किया है। नए हायर हाइज हायर लोस का बहुत ही क्लियर पैटर्न है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही क्लियर आवाज नहीं आई, साफ नहीं आई थी। कौन सा स्टॉक था? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC। ओके, PFC, ठीक है, बताइए क्या टारगेट है वहां पे? सो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो 195 और 200 के जो लेवल्स हैं, इन टारगेट्स के लिए डेफिनेटली बाय करके चलें। यहाँ पे 173 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। और इससे थोड़ा सा विपरीत है टोरेंट पावर। ये स्टॉक हमने देखा था कि एक डिप आया है, लेकिन अब एक रिवाइवल मोड में है। यहाँ पे देखिए 550 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, नियर टर्म एंड मीडियम टर्म दोनों को ही क्रॉस करके पिछले 3 सेशन से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो टोरेंट पावर इज अनदर पिक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बिकॉज यहाँ ब्रेकआउट है। तो टोरेंट पावर अगर आप लें 585 और 600 के टारगेट्स के लिए बाय करें। यहाँ पे 555 ये जो जोन्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेंगे।
ये तो हो गया पावर स्टॉक्स में ट्रेड। फार्मा केमिकल की बात करें तो एक बड़ा भूला बिसरा स्टॉक कल बड़े ब्रेकआउट के मुंह में दिखा रहा था, वो था हाइकल। संतोष, आपको याद होगा मैंने आपसे हाइकल में बात की थी कुछ दिन पहले। ये स्टॉक 400 का हर्डल क्रॉस नहीं करता है। ये कल का ग्राफ है, जरा लंबा चार्ट दिखाइए। रिजल्ट के बाद 10% का इसमें अप मूव आया। ये अपना हाइकल के चार्ट को जरा देख के बताइए संतोष। ये देखिए, ये रिजल्ट के बाद का अप मूव है। क्या ये अप मूव सस्टेनेबल है? हमको आज इसकी फॉलोअप देखना होगा कि क्या ये 330 का एरिया है, 325 से 330 का एरिया, क्योंकि 320 पे इसका 100 दिन का मूविंग एवरेज है और 200 दिन का मूविंग एवरेज एग्जैक्ट 330 पर है। तो इस एरिया को क्रॉस करना बहुत जरूरी है और अदरवाइज वापस स्टॉक में हमको कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 330 क्रॉस कर जाता है तो भले ही लेट एंट्री होगी, लेकिन फिर मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। जो आप 400 रुपये के लेवल की बात करें, जहाँ से पहले भी पलटा है, वहाँ तक की फिर से अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट फॉर टाइमिंग हमको एक 330 के लेवल पे वॉच रखना चाहिए। में रखे हाइकल स्टॉक में कल जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली थी और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के चलते ही मूवमेंट करीब 10% की तेजी आप देख चुके हैं। चलिए, एक्शन स्टॉक्स कैटेगरी में कौन से शेयर्स हैं ये जानते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हर रोज की तरह। पूजा, बताइए। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैनकाइंड से और यहाँ पर नतीजे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में 18% की ग्रोथ है, मुनाफा 52% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन भी देखेंगे तो 16.5% से बढ़कर 20% के मार्जिन के नंबर्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा एक और फार्मा कंपनी आज फोकस में रहेगी, टोरेंट फार्मा। यहाँ पर भी नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 16% की बढ़त, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और मार्जिन के फ्रंट पर भी देखेंगे तो करीब 30% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा कुछ कमज़ोर नतीजों की बात करें तो आरसीएफ के नंबर्स थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आय में तो बढ़त है 14% की, लेकिन मुनाफे में 31% की गिरावट है और मार्जिन में भी दबाव है। मार्जिन जो है वो 46% गिरे हैं कंपनी के। इसके अलावा हरिओम पाइप, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्गर, इसका जो रिएक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक पर। आय में 102% की बढ़त और मुनाफा 76% बढ़ा है कंपनी का। और आज लेमन ट्री के भी जो नंबर्स आए हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और अगर आय में देखेंगे तो 111% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, होटल स्पेस पर लगातार फोकस है भी। लेमन ट्री होटल्स के अच्छे नतीजे और इंडियन होटल्स के स्टॉक में भी कल हमने मूव देखी थी। लेकिन इस बीच आज सुबह जब हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़े तो बाजार पर उन्होंने तेजी का रुख कायम रखा। निवेशकों को इस समय एविएशन और ऑटो सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, ये कहना था निकुंज का। मार्केट में हम ट्रेंड पकड़ सकते हैं, मगर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि स्टॉक कब चलेगा। इंडिगो का इस समय जो अगर एविएशन सेक्टर का हम टेम्पलेट देखें तो इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गो एयर हमें पता है खटाई में है, स्पाइस जेट भी समस्या में है। टाटा जिस प्रकार से स्केल अप करना चाहते थे कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इस समय जो एयरप्लेन्स हैं उनकी जो डिलीवरी हो रही है उसमें डिले आ रहा है। आकाशा ने फ्लाइट चालू करी थी मगर जब से उड़ान उन्होंने लंबी नहीं भरी है, बिकॉज उनके पास भी इस समय कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट शेयर डोमिनेंस इस समय एविएशन सेक्टर के अंदर है वो इंडिगो के पास है। क्रूड की प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। तीसरा, जब आप देखते हैं दूसरे एयरलाइंस के अंदर अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो जो मैन पावर कॉस्ट होती है वो मैन पावर कॉस्ट हमेशा नीचे आ जाती है। और इसके अंदर प्रमोटर जो थे वो सेलिंग कर रहे थे और अभी हमें पता है कि वो शायद 2 महीने तक और सेलिंग नहीं करेंगे। कहीं मैं सुमित मुझे बता रहे थे कि कहीं पर एक ऑफिशियल इंटीमेशन है। तो अगले 2 महीने के लिए आप ये देखिए, समर सीजन, क्रूड में मंदी, गो एयर की वजह से जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और क्योंकि एक प्रमोटर हमें पता है कि जो प्रमोटर में जो झगड़े हुए थे, एक प्रमोटर इस समय अपनी सेलिंग करके रिड्यूस कर रहा है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट भी रहेगी। तो एक कंजम्पशन बेट है। मैं वीकेंड पर एक फैमिली कमिटमेंट के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो जब गए थे पूरी फ्लाइट फुल थी, जब आए थे पूरी फ्लाइट फुल थी। उन्होंने इतना बोला कि भाई केबिन लगेज आपका इतना फुल है कि हम जो आपका केबिन बैग है हम कार्गो में डालेंगे, बिकॉज पूरी की पूरी फ्लाइट हमारी फुल है। तो आप देखिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं। ऑटो के अंदर हमेशा हमने देखा है कि कई व्हील्स होते हैं, एक सीवी का है,
फिर एक आपका टू व्हीलर का व्हील है, फिर आपका कार का एक फिर पैसेंजर कार होते हैं। पैसेंजर कार के अंदर भी 3 या 4 पार्ट होते हैं। वन पार्ट इज़ लग्जरी, जहाँ पर लिस्टेड प्ले कोई बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पर एक ही प्ले है जो है लैंडमार्क है, जो कि छोटा है मगर वो गाड़ियों की वो शोरूम्स हैं उसके पास लग्जरी कार के। फिर आप आते हैं ईवी पे अगर आपको बैट करनी है तो टाटा मोटर एक क्लियर प्ले है, मगर टाटा मोटर के अंदर भी और काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं। फिर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे नंबर अच्छे थे, नतीजे अच्छे थे और मार्केट में रिएक्शन हमने देखा अच्छा था। फिर देखिए मारुति इस समय सस्ता हो गया है और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि मारुति में वो बैट लेंगे। मगर मारुति के अंदर और भी कई चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1 है इनका मार्जिन स्टेबल नहीं हुआ है, इन्होंने ईवी में लंबी छलांग नहीं मारी है। और तीसरा मुझे मारुति में लगता है कि इस समय जो उनका डोमिनेशन आ रहा है एसयूवी के अंदर इतना नहीं आ रहा है। देखिए मारुति ने अभी तक सारी कैटेगरी डोमिनेट करा है, भले ही छोटी कार हो, भले ही वो फिर सेडान का मार्केट हो, मगर एसयूवी में हालांकि उनकी लॉन्चेस अच्छी हैं, विटारा ग्रैंड विटारा इज डन वेरी वेल, पर डोमिनेशन जो है वो महिंद्रा के पास है और एसयूवी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो हालांकि मारुति है वहां पर, मगर वहां का वह बादशाह नहीं है। कुछ और स्टॉक से बात करते हैं। मिड कैप ये आपके टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक स्टॉक है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। एक टाइम पे बहुत पैसा बनाया था स्टॉक ने, उसके बाद एक साइडवेज चला गया। कल धमाकेदार रिजल्ट्स आए इंडो काउंट के, आज भी 6% ऊपर प्री ओपन में दिखा रहा है। इसके रवि आपने इंडो काउंट पर नजर डाली है? हाल ही में एक टाइम पे बहुत पसंदीदा था रिटेल का, लेकिन अब लग रहा है टर्न अराउंड आता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये बन सकता है इसमें पैसा यहां से? देखिए मोमेंट्री अगर ट्रेड करना है अजय जी तो मुझे लगता है कि इंडो काउंट को फोकस किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल नंबर्स पे अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर यहाँ पर मोमेंट्री गेन करना है तो आपको 2.5 से 3% का गेन और प्री ओपनिंग सेशन में भी यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है, तो आप एक बार को बिड कर सकते हैं, लेकिन जल्दी निकले यानी डे टू डे एक्टिविटी में फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गया इंडो काउंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन, कुछ एक्शन के भी नंबर अच्छे आए, क्या इसके अंदर दोबारा एक्शन होगा? क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से तो एक्शन चल रहा है इसमें और सांघवी मुआ दोनों में, लेकिन एक्शन आफ्टर रिजल्ट का एक्शन फॉलो अप आप बताएंगे। ये देखिए 25% चला ये पिछले 3 महीने में एस। बिल्कुल चांसेस हैं कि ये चल सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज को भी इसने कहीं ब्रीच नहीं किया है। बस एक छोटा सा कंसर्न मुझे ये दिख रहा है कि हल्की सी इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें आरएसआई पे दिख रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जैसा कि आपने बताया 25% ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डिप आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसको उसे यूज करना चाहिए। 445 के लेवल्स के अगर आसपास आपको मिलता है 445 450 के जोन्स में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाएगा। बट इवन विदाउट दैट आई थिंक जो ये अपवर्ड मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। 480 इन द नियर टर्म मुझे ये आते हुए दिख रहा है। सेकंड टारगेट इसका आप 495 का लेके चलें, तो स्टॉप लॉस जो है इसको थोड़ा सा नीचे करीब 440 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। टिप्स पे मिले तो ऑब्वियसली आपका जो पे ऑफ रेशियो है पॉजिटिव हो जाएगा। स्ट्रक्चरल डैमेज कहीं नहीं है, हल्का सा आरएसआई डाइवर्जेंस की वजह से जो हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज होना चाहिए। सो अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो आपको खरीदना ही है, आपको ऐड ही करना है स्टॉक को, एस को, ठीक है। लेकिन आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज किस स्टॉक पर है, वमाक्षी लेकर आई है। आइए वमाक्षी से समझते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है जेके सीमेंट के ऊपर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ नई सेंट्रल कैपेसिटीज़ की तरफ से ड्राइव हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट भी अगले कुछ क्वार्टर में ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, मगर वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव है। तो इसी के चलते जेफरीज ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 3260 का दिया है। ओके, जेके सीमेंट्स पर है जेफरीज की राय है और ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बिग बोल्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट है। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस पे और स्पेशली मिड कैप सीमेंट स्पेस पे आज सुबह अजय भी आप बात कर रहे थे। एक बार इस सारे स्टॉक्स पर एक व्यू ले लेते हैं, टेक्निकल भी किस तरह सा सेटअप दिख रहा है। संतोष आप बताएं, आप एक बार इनफैक्ट पहले बात भी कर रहे थे शायद आपकी मिड कैप सीमेंट पर, आपने भी इंडिकेट किया था कि आपकी नजर है। कौन से इस पूरे स्पेस में अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं आपको?
यस, सीमेंट स्पेस की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से सीमेंट स्पेस में मोमेंटम बना हुआ था और ये कल के सत्र में बढ़ते हुए दिखा। तो जैसे जेके सीमेंट की बात करें तो इस स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि एक 3250 पे रजिस्टेंस जरूर है, बट मुझे लगता है वो क्रॉस होता है तो स्टॉक फिर आने वाले समय में 600 के लेवल भी दिखा सकता है। मेरी नज़र डालमिया भारत पर रहती है। स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। स्टॉक में एक 20 डे मूविंग एवरेज पे रिस्पेक्ट किया, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, तो लगता है ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 2200 रुपये तक की अपसाइड मुझे नजर आती है। के सत्र में सीमेंट में तेजी की वजह थी मई में दक्षिण भारत में कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़त हुई एक खबर आई। उसके बाद हमने मिड कैप सीमेंट प्लेस पर्टिकुलरली सदर्न बेल्ट वाली जो सीमेंट कंपनियां हैं उनमें अच्छा एक्शन देखा और चैनल चेक्स ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जून के महीने में भी बढ़ोतरी कीमतों में हो सकती है। लेकिन इसके अलावा मजगांव डॉक के नंबर्स भी आए कुछ, इस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, कंपनी की आय में करीब 50% का इजाफा और मार्जिन के फ्रंट पर 5% से 10% मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए। प्री ओपन में करीब 4% की तेजी है। देखिए मानसी, स्टॉक में रिवाइवल है, मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है जितना हम चाहते थे, बट डेफिनेटली एक रिवाइवल है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आप बेट लेना चाहें तो थोड़ा पोजिशनल बेट लीजिए। मोमेंटम मेरे हिसाब से इसमें आप जो 835 के जो जोन्स हैं इसके ऊपर अगर ये जाता है, सस्टेन करता है, तब आते हुए दिखेगा। बट अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे। तो पोजिशनली अगर आप इसमें एंट्री करें, आई थिंक 860 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। सेकंड टारगेट आपके लिए 880 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चले करीब 800 के आसपास ही, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। तो मोमेंटम के जरा सा लैक ऑफ मोमेंटम के चलते हम इसमें इंट्राडे एडवाइस नहीं करेंगे। पोजिशनल डेफिनेटली ट्रेजेक्टरी अप है और रिकवरी में है स्टॉक। पेज इंडस्ट्रीज में कल बड़ा अच्छा रिबाउंड आया, करीब 4% रिकवर कर गया। परसों भी 1% चला था। पेज आज भी 200 रुपए का रिबाउंड ही दिखा रहा है एटलीस्ट अभी, तो अगर हम देखें 39,000 क्रॉस करता हुआ। संतोष, क्या टारगेट्स आ सकते हैं इस पे? यस, पेज इंडस्ट्री की बात करें तो इसने 36,000 के सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया और खराब नतीजों के बाद भी इसने वहां से एक अच्छी रिबाउंड दिखाई है। हालांकि 39,500 एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है इसका, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज। 39,500 पे थोड़ा सा अटक सकता है, लेकिन अगर वो क्रॉस करता है तो 41,000 की अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो रिजल्ट के एक दिन पहले की क्लोजिंग थी। तो वो गैप फिल करने आ सकता है जो 41,000 के आसपास की रहेगी। तो 39,500 के ऊपर निकलता है तो 41,000 का अगला टारगेट रहेगा। आज 4th डे ऑफ द सीरीज़ है और अगर आप इस हिसाब से देख रहे हैं तो आज हम वीकली एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले भी हैं, तो आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। आपका आज ओपनिंग में जो गिरावट है वो करीब 40 पॉइंट की दिख रही है। कल मार्केट ने निफ्टी ने जो कल क्लोज किया था वो 18,600 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। आज 600 के जस्ट नीचे आज हम ओपन कर रहे हैं, तो इर्द गिर्द है 600 के। हमारा अहम सपोर्ट 18,500 के आसपास बनता है, 450 से 500, और रेजिस्टेंस है 750 के आसपास का। फटाफट से देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से बनने जा रहे हैं। आज के जो टॉप गेनर्स बनने जा रहे हैं HDFC लाइफ। ध्यान रखिए नीचे भी फ्लैश भी चल रही थी कि कुछ ब्लॉक डील्स लग रही हैं और वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, तो वो HDFC लाइफ के अंदर नोटिस हो रही है। 3% आज ये शेयर ऊपर है। मारुति आधा % ऊपर, सन फार्मा भी करीब आधा % ऊपर खोलने की तैयारी है। एडवांस डिक्लाइन के साथ आज हम शुरू करेंगे फिर से, ये देखते हुए कि आज मार्केट के अंदर ब्रेड्थ कैसी है, और फिर बड़े शेयर्स की तरफ देखेंगे। आज 800 शेयरों की आज ओपनिंग आपको ग्रीन में मिल रही है और 600 शेयर आपके डिक्लाइंस में हैं। तो कांटे की टक्कर शुरुआत में आपको मिल रही है, नहीं तो अमूमन आप 1000 शेयर देखते थे ओपनिंग में, आज आपको 800 शेयर मिल रहे हैं। 600 शेयरों के आज डिक्लाइंस मिली है और अब मार्केट करीब 40 पॉइंट नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी 115 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है उसको बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कल भी इसने 44,200 को टेस्ट किया था, हालांकि निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा नीचे है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी से आपको ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन मिले, इसलिए आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा तवज्जो दीजिए आज के दिन में कि ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करता ही नहीं करता। निफ्टी में बचाने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे ऊपर। फटाफट से देखते हैं कहाँ पे आज तेजी है। शुरुआत में HDFC लाइफ ब्लॉक डील के जरिए कुछ एडजस्टमेंट्स हुई और 1% ये ऊपर। अदानी पोर्ट्स पोस्ट नंबर आधा % ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स भी करीब आधा % ऊपर है। टाटा मोटर्स पे भी करीब आज आधे % के आसपास की शुरुआती बढ़त है। तो निफ्टी का कोई भी ऐसा गेनर नहीं मिल रहा जहां पे 1% से कुछ ज़्यादा की मजबूती हो। हाँ, डिक्लाइंस आपको मिल रहा है। SBI करीब 2.25% नीचे है और हिंडाल्को के अंदर करीब 1 से 1.5% का शुरुआती झटका आपको लगता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज आपको लिस्ट में दिख जाएगा लूजर्स की, वो भी पहले 10 में से ही। एक और शेयर भी है अदानी एंटरप्राइजेस, बैक टू बैक, ये भी पिछले 2-3 दिन से अनवाइंडिंग का प्रेशर झेल रहा है। आज प्रेशर यहाँ पे भी है
टाटा स्टील कोशिश कर रहा था कि ब्रेकआउट करेगा, लेकिन मेटल्स में ज़्यादा दम नहीं लग रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील आज आपको दोनों कमज़ोर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट 50 की कैटेगरी में आके चेक करते हैं कि इस समय की पोजीशंस क्या हैं। अदानी, टोटल गैस, ट्रांस और ग्रीन, इन सब के अंदर आज शुरुआती नुकसान फिर से देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप के शेयर्स में आज बजाज होल्डिंग के अंदर नुकसान है, बजाज फाइनेंस के अंदर भी नुकसान है, तो इन सभी शेयर्स के अंदर थोड़ा प्रेशर है। टोरेंट फार्मा, इन्फो एज, ऑरबिंदो फार्मा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनकी आज ओपनिंग अच्छी आपको होती हुई दिख रही है। शुरुआत के बाद फिर से अगर आप 30-40 सेकंड बाद नंबर्स देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन का, तो 900 वर्सेस 750 है। तो अभी भी मार्केट के अंदर एक तरफा कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सोना BLW के अंदर एक बड़ी ब्लॉक डील लग रही है, आप उस पर भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक ब्लॉक डील का इम्पैक्ट HDFC लाइफ और सोना पे, दोनों पे यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है और इस समय क्या करना चाहिए आपको, ये बता रही है आपको प्रियंका जुड़ के। प्रियंका बताएं। बिल्कुल, मिड कैप का एक स्टॉक जो आपने बात भी की है, सबसे बड़ा लूजर इस वक्त क्योंकि ब्लॉक के कारण सोना BLW है, लेकिन एट द सेम टाइम आप तेजी कहाँ दिख रहा है उन्हीं स्टॉक्स में जिसमें ऑलरेडी बाजार के पास ट्रिगर है। डिक्सन टेक इस वक्त टॉप गेनर, आज भी 2.5% की तेजी आपको वहां दिख रही है। डालमिया भारत, अभी थोड़ी देर पहले संतोष बात कर रहे थे, हम बात भी कर रहे हैं कि मिड कैप सीमेंट स्पेस पे आपको नजर क्यों रखनी चाहिए। डालमिया भारत में आज 1% की तेजी आज यहाँ है। वरुण बेवरेजेस, इसकी मार्केट कैप इनफैक्ट ब्रिटानिया से भी क्रॉस पिछले हफ्ते ही हो गई थी और अब भी स्टॉक में अच्छी तेजी बनी, 1.5% की तेजी लगभग वरुण बेवरेजेस में। एस्ट्रल चल रहा था, एस्ट्रल में आज भी मूव है। पूनावाला फिनकॉर्प में मूव है और IEX में। कुछ हॉस्पिटल काउंटर्स की बात करें, फार्मा काउंटर्स, मैक्स हेल्थ केयर, औरोबिंदो फार्मा, इनमें अच्छी मूव है। होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स आपको तेज दिख रहे हैं। सोना कॉमस्टार की तो भी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। दूसरे जो लूजर्स हैं आज, उनमें JSPL जैसे स्टॉक्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में, नेशनल एल्यूमिनियम, तो मेटल थोड़े से लगाड़ आज आपको दिख रहे हैं। पावर स्टॉक्स में टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी सी दबाव दिख रहा है। तो बाजार में खुलने के बाद पहले 2 मिनट में 50-60 पॉइंट की कमजोरी आई है, जो उम्मीद के अनुसार थी, कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। कुछ सबसे पहले आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, किधर नजर जा रही है? तो देखिए, सारा ट्रैक्शन मुझे मिड कैप स्पेस में ही दिख रहा है। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद हेरिटेज फूड्स, जिसका हमने सुबह भी जिक्र किया था। देखिए, खुला है फर्स्ट टारगेट के करीब ही, सेकंड टारगेट 222 का हमने डिस्कस किया था। तो आई थिंक इसमें मोमेंटम है, एक स्लगिश मार्केट में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हेरिटेज फूड्स पे नजर रखें 222 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप 210 का कर सकते हैं। संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा थोड़ा सा आज मार्केट में थोड़ा बेयरिश व्यू है, स्पेशली मेटल स्पेस को लेकर, और इसलिए सुबह मैंने वेदांता शॉर्ट दिया था। अभी मेरी नज़र जिंदल स्टील पर है। इस स्टॉक में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल रहा है। यहाँ शॉर्ट करने की सलाह है। 514 चल रहा है, मुझे लगता है आज ही 500 रुपए का लेवल अचीव कर ले तो बड़ी बात नहीं होगी। ऊपर में आपका 520 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें कमजोरी वेदांता के अलावा एक आपको एडिशनल शॉर्ट ट्रेड संतोष ने दिया, JSPL। देखिए 500 तक जा सकता है, तो 15 रुपए आज ही मिलेंगे। सुमित, आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरी नजर रहेगी सन टीवी पे। देखिए, डेली बेसिस पे भी एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है और स्टॉक अभी चल रहा है 455, 449 का एक स्टॉप लॉस रखिए एंड 466 का टारगेट। फूड में करेक्शन है और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सीमेंट, ऑफ कोर्स अदर न्यूज फ्लोज भी है। पेंट और एशियन प्लेस पर, एशियन पेंट्स के चार्ट्स पर संतोष आपसे राय जानना चाहेंगे। शार्प अपमूव के साथ खुला है ये। क्रूड ऑयल की गिरावट का फायदा पिडिलाइट और एशियन पेंट्स को मिल रहा है। सुबह हमने पिडिलाइट कवर किया है, एशियन पेंट में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इमीडिएट जो टारगेट है, पुराना जो स्विंग हाई है 3180 का, वो एक हल्का रेजिस्टेंस हो सकता है, बट जो इसका एक्चुअल टारगेट आ रहा है वो 3225 तक का आ रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है 40 से 45 रुपए की अपसाइड बची है। नीचे स्टॉप लॉस जो बन रहा है 3140 का बन रहा है। CI की रीबैलेंसिंग जो कि आज की क्लोजिंग से लागू होगी। इस लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक भी है इंक्लूजन कैटेगरी में। तेजी के साथ खुलने के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग। कुछ HAL पर आपकी राय? ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हल्का सा जो हमें डिप मिल रहा है, शायद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज होगा। यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 3180 3175 के जो जोन्स हैं इसके आसपास है। तो उसके अभी देयर इज स्टिल सम रूम फॉर दोज लेवल्स टू बी हिट। तो मेरे हिसाब से ये जो डिप मिल रहा है इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करें। 3180 जो मैंने बताया ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेगा। सपोर्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके चलें, करीब 3075 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास। प्रॉपर्टी स्टॉक्स पर नजर रखिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स में फॉलो अप बाइंग आ रही है। एक तो स्टॉक स्प्लिट हो चुका है उसके अंदर, अब आपको ये 1000 के आसपास नहीं दिखाई देगा। 542 आदत डाल लीजिए, कहीं आप कहीं बहुत जोर से गिरावट नहीं है इसके अंदर, इसमें स्टॉक स्प्लिट आ चुका है।
ये करीब 16 रुपए ऊपर है अभी भी। कुछ जरा इसको भी चेक करके बताएं, ये नेक्स्ट टारगेट इसका क्या है? मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, राइट? जी, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने आते हुए देखा था। जो 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, वो पूरे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड मेरे हिसाब से बाकी है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी मैं देखूं तो इसमें हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है, क्लियर ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो है आपके लिए 565 का रहेगा। दूसरा टारगेट यहाँ पे 580 का निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसको मैं करीब 530 टू 525 के जो जोन है यहाँ लेके चलूंगा। तो क्लियर ब्रेकआउट है, मोमेंटम भी है और वॉल्यूम पैक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। रवि, ये यूरेका फोर्स में फॉलो अप बाइंग आ रही है। पोटा साहब ने कल एक प्रेजेंटेशन दिया था एक्सचेंजेस पे, जिन्होंने 4-5 एरियाज बताए फोकस करने के। उसमें बताया कि जल्द से नल वाले जो स्कीम है सरकार की, उससे बहुत भयंकर फायदा हो रहा है, डिमांड आ रही है। यूरेका फोर्ब्स 470 के भाव, आपने देखा क्या यूरेका फोर्ब्स, रवि? जी बिल्कुल, आपने सही बताया। और अभी जो मोमेंटम है वो यहाँ पर थोड़ा सा और गेन होता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर समझे तो मुझे ऐसा लगता है कि 520 तक के लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे आज जरूर लगभग 3.25% बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड भी देखते हैं तो भी आपको 520, 470 अच्छा खासा मोमेंटम है और इसका फायदा उठाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक बार बाइंग की स्ट्रैटेजी जरूर अप्लाई करनी चाहिए, 520 का लक्ष्य रख के। और ठीक है, मैं मिड कैप स्मॉल कैप आईटी, जितने भी मिड कैप आईटी स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स है, साइंट हो, परसिस्टेंट हो और फॉर दैट मैटर दूसरे टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स हो, उनमें अच्छी मूव है। और साथ ही जहाँ नंबर्स का इम्पैक्ट आया, टोरेंट फार्मा, यहाँ नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, 7% स्टॉक ऑलरेडी तेज है। और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी आई हैं कि यहाँ टर्न अराउंड स्टोरी है, और साथ ही यूएस जर्मनी से और ब्रांडेड मार्केट में तो ग्रोथ है ही। टोरेंट फार्मा में मेजर ऑफ द मूव हो गई क्या सुमित, या फिर अभी भी आप यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे? टोरेंट फार्मा में आज जो अच्छा खासा गैप अप मिला है और अभी भी वो सस्टेन कर रहा है, तो बिल्कुल आप बने रहिए। अपसाइड में एक लग रहा है कि 1885 ये एक हमारा नेक्स्ट टारगेट लेवल है जो ड्रॉन करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे होल्ड कीजिए अभी भी। आप होल्ड करने की राय देंगे। मजगांव डॉक यहाँ पर आज 2.5% की तेजी है और इनफैक्ट 3.5% की तेजी है। मजगांव डॉक में दोबारा यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए या कितना फेवरेबल होगा कुछ? देखिए भाई, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपसाइड है ये कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको एक पोजिशनल बेट लेके चलना पड़े, तो 860 880 के जो लेवल्स हैं इनके हिसाब से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब आप अप करके 800 के करीब कर दें, तो मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, बट अदरवाइज पोजिशनली लेना चाहें तो एक अच्छा खासा रिवाइवल स्टॉक दिखा रहा है, तो उस हिसाब से 860 880 के जो लेवल्स हैं ये अचीव कर सकता है। ठीक है कुश, आपने बाजार खुलने से पहले भी यही कहा था मजगांव टॉक पर मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में एक्शन हम देख रहे हैं। इसी का पियर कोचिन शिपयार्ड देखें, शार्प अपमूव करीब 1% की तेजी के साथ 498 के लेवल्स यहां पर टेक्निकली चार्ट्स के एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले 5 सेशन में कुछ अच्छा खासा चला है। पिछले 4 सॉरी जी कुश जी, क्या मेरे लिए है? जी सवाल आपके लिए कुश। जी हाँ, देखिए आप सही कह रहे हैं। एक बेस फॉर्मेशन हमें होते हुए यहाँ पे नजर आया है 475 के आसपास, और जो पिछले 4 दिन का मोमेंटम है ये बहुत ही अच्छा है। 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को ही स्टॉक क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। अब टेक्निकली साइकोलॉजिकली 500 का जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तो नॉट टू फार, 1 से 1.5 रुपए की बात है। थोड़ा सा होल्ड कर जाएं, अगर 500 को क्रॉस करके उसके ऊपर 15 मिनट के लिए सस्टेन करता है तब आप इसमें फ्रेश एंट्री लें। फिर सीधे 525 और 540 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस इन दैट केस आप 490 को बना दें, बट बाइंग जो करेंगे आप 500 के ऊपर ही करिए। होटल स्टॉक्स में मेजर इंडियन होटल्स में तो अच्छा मूव हम देख ही रहे हैं, लेकिन लेमन ट्री होटल्स में भी सुमित यहाँ पर करीब 3% की तेजी के साथ हम ट्रेड्स देख रहे हैं। दोनों स्टॉक्स पर आप राय दीजिए टेक्निकली। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस टाइम पे बहुत अच्छा रनअप दिखा रहे हैं। समर वेकेशन है, बिल्कुल उसका भी बेनिफिट
मिलेगा। अभी भी मोमेंटम बनेगा ऊपर में 108 का लेवल के लिए आप इसे होल्ड रखिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप 92 का एक स्टॉप लॉस रख के मेंटेन कीजिए। देखिए, जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है कामत होटल्स। कामत होटल्स हमने करीबन 2 महीने पहले इसको एक बाइंग के लिए भी सजेस्ट किया हुआ था और अभी भी अपसाइड में और मोमेंटम है। यहाँ पे फ्रेश मोमेंट के लिए अगर आप थोड़ा सा नीचे डिप्स आ रहा है तो आप इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। और अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो 240 का नेक्स्ट टारगेट लेवल हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 217 के करीबन। 10 मिनट हुए बाजार को खुले और देखिए बाजार में सॉफ्टनेस है, थोड़ी सी मामूली सी कट देख रहे हैं, बहुत कमजोरी नहीं कहूंगा मैं। सपोर्ट जोन की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आ रहा है। इंट्राडे दिखाई डॉक्टर साहब तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन मिड कैप्स में बड़ा एक्शन है। इंडिसेस को देखेंगे तो भले ही आपको लाल निशान के साथ ट्रेड करती हुई नजर आएंगी, लेकिन इंडिविजुअल काउंटर्स में जबरदस्त ट्रैक्शन है। मैं जानना चाहूंगा मेटल्स के ऊपर। हालांकि संतोष ने सुबह वेदांता पे शॉर्ट दिया कॉल, स्टॉक डेज लो के ऊपर है, इंट्राडे लेके आई है, मेटल इंडेक्स डेज लो पे है और आपका JSPL वो भी घट रहा है, हिंडाल्को भी घट रहा है। ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आता है? ये पूरी जो आपने मंदी पकड़ी है मेटल काउंटर्स में, संतोष कहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाएंगे? इन तीनों स्टॉक का हाल बता दीजिए। सबसे पहले आपने वेदांता और आपने JSPL की तो बात की है, हिंडाल्को को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। हिंडाल्को भी वीक है, इतना रिलेटिवली इतनी वीकनेस नहीं है जितनी जिंदल स्टील और वेदांता में है, लेकिन मुझे लगता है आज के हाई के स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करते हो तो आपके लिए अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। हिंडाल्को में 411 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में जो वीकनेस है, पहला सपोर्ट हिंडाल्को को जो आ रहा है 398 के आसपास आ रहा है और अगला सपोर्ट जो आ रहा है 385 के आसपास आ रहा है। जिंदल स्टील की बात करें तो मैंने जैसा कहा कि 500 रुपए का टारगेट नीचे की साइड आ रहा है। 500 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें फिर बड़ी मंदी भी आ सकती है आने वाले समय में, हमको फिर शायद 470 रुपए तक की भी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वेदांता भी देखें तो वेदांता डिविडेंड की वजह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिविडेंड आ गया, उसमें 2-3 नेगेटिव न्यूज भी है, तो शायद ये 270 का एक सपोर्ट जो पुराना था वो रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकता है। इन केस आने वाले समय में अगर 270 ब्रेक करता है तो मेजर वीकनेस रहेगी। मेटल सेक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप पिछले 2-3 दिनों से चाइना के जितने भी डेटा आ रहे हैं वो काफी वीक आ रहे हैं। आज सुबह भी PMI के नंबर आए, वो कमजोर आए और ऊपर से डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ, तो ये डबल वे में सिचुएशन है मेटल स्टॉक्स के लिए। ये तो हो गया ये मंदी जो पकड़ी है मेटल काउंटर्स में, लेकिन NRB बेयरिंग्स वो जरा स्टॉक लेके आई है, सुमित के साथ डिस्कस करना है। बड़ा ब्रेकआउट सा नजर आ रहा है आज। इसमें अभी 4-5 दिन पहले कहीं कुछ प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ तो हुआ था, डिप मिली थी। डॉक्टर साहब जरा 1 महीने का ग्राफ दिखाइए। और हमने अपने पैनलिस्ट से उस समय बात की थी कि इस डिप को लेना चाहिए क्या, वहां से 25 रुपए चल गया ये देखिए, ये डिप पे बता रहा हूँ अभी अप्रैल मई में किसी रीजन की वजह से कुछ प्लांट में इशू आया था, 135-40 तक गया है, 160। संतोष आपसे डिस्कस हुआ था राइट उस दिन? कौन सा स्टॉक? सॉरी, NRB बेयरिंग्स। यस, NRB बेयरिंग की बात करें तो बेयरिंग स्टॉक सारे ही अच्छे मोमेंटम में बने हुए थे। इस स्टॉक ने एक डिप दिखाया था, लेकिन आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसका 160 का एक रेजिस्टेंस है, बट जैसे ही क्रॉस होगा मुझे लगता है आज हो जाएगा ये क्रॉस, और क्रॉस होता है तो हमको एक 180 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। आज स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया, तो एज ए ट्रेडिंग बेट भी लिया जा सकता है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का व्यू भी है, जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स होते हैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट बेट भी ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे मौक़ों पर तो अपॉर्चुनिटी कॉल्स होती हैं, जिसको मिली होगी अपॉर्चुनिटी कॉल उसके लिए तो अच्छा मौका है। लेकिन ये जो सोना BLW में अपॉर्चुनिटी एक मिल रही है, क्या इसे लेना चाहिए? आज ये ब्लॉक आना था, पता भी था, और आज जो दबाव है 4-4.5% का, आई थिंक सुमित आपसे डिस्कस किया था हमने बिफोर द मार्केट्स, क्या करना चाहिए सोना में? जी बिल्कुल, जैसे हमने बात की थी कि 480 490 का जो जोन है वहां पे आप एक रिटेस्ट की तरह देख सकते हैं, तो नीचे में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर वहां पे हमें एंट्री मिल रही है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 462 का। इंक्लूजन जो आज के मार्केट क्लोजिंग के बाद अमल में आएगा, वो स्टॉक्स आपके नजर में आना जरूरी है इस समय। डॉक्टर साहब लेके आइए कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो इंक्लूड हो रहे हैं। MSCI इंक्लूजन सुमित ने, ये देखिए इंडेक्स में शामिल होंगे मैक्स हेल्थ केयर, HAL, सोना BLW। आपको पता है कि जो आज ब्लॉक गिरा है ना सोना BLW में, जो भी सेलिंग है पहले ही हो गई, यानी आज जो फ्लोज आएंगे
उससे स्टॉक ज्यादा गिरेगा नहीं, ऊपर आ सकता है। आ सकता तो है। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए stock में। एग्जैक्टली। उसके बाद वेटेज बढ़ेगा कोटक बैंक, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक। एक बार मैक्स हेल्थ केयर डिस्कस करते हैं। इसमें मैक्स हेल्थ केयर में बड़ा एक्शन भी है पिछले एक हफ्ते से। सुमित, 2500 करोड़ की बाइंग की इसमें उम्मीद है बाजार की, नोवोमा की रिपोर्ट, लेकिन चार्ट्स क्या बोलते हैं? मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स देख के बताइए, यहां से ट्रेड बन रहा है क्या? देखिए यहाँ पे थोड़े सेशन से आप देखेंगे तो नेगेटिविटी है, क्योंकि ओवरबॉट की टेरिटरी से एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहाँ पे अगर देखें तो इंडिकेटर भी एक सपोर्ट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो एक 525 के स्टॉप लॉस के साथ आप खड़े रहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे आ रहा है तो थोड़ा सा और डाउनसाइड जा सकता है, जो एक नीचे गैप है करीबन 490 को फिल करने के लिए। तो वहां पे एक मैं फ्रेश एंट्री ढूंढूंगा। तो प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान रखिए, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी भी फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करूंगा। फ्रेश एंट्री मेरे लिए रहेगी 560 के ऊपर। हेल्थ केयर तो यानी आप कह रहे हैं 490 तक स्लिप होगा, ये एक ट्रेडर के लिए व्यू रह सकता है। बिल्कुल आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक इन्वेस्टर के लिए शायद 490 का लेवल या फिर उससे पहले के उसके आसपास के लेवल्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। इसमें एक बार व्यूअर्स को फिर से याद दिला दे, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है जब जीक्यूजी ने इसमें स्टेक बाय किया है। तो एक बड़ा इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक में आ रहा है तो वो फॉर श्योर लॉन्ग स्टोरी सोच कर ही आ रहा है। तो मैक्स हेल्थ केयर को अभी फिलहाल टेक्निकल टर्म्स पे ट्रेडिंग के लिहाज से उम्मीद देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा और दबाव आ सकता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप, इनफैक्ट आज इंडेक्स पे तो आप सही बता रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे, शायद कुछ कह रहे थे कि आज इंडेक्स पे नहीं, आप मिड कैप स्मॉल कैप में सारा एक्शन देखेंगे। बैंक निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट बनी हुई है और ये प्रॉफिट बुकिंग है, इतना चला भी है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास। उसके बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन एक्शन क्या आज बैंक्स में नहीं है तो क्या आईटी की तरफ शिफ्ट होगा? नास्डैक से भी बड़ी बढ़त मिली है हमें। मिड कैप आईटी आप देखें वहां चल रहा है, और इनफैक्ट निफ्टी में भी आप देखें तो टॉप गेनर्स में आपको HCL टेक दिखाई दे रहा है। क्या कुछ आईटी स्टॉक्स को रडार पे होंगे? Well, I might sound like a broken record here, लेकिन देखिए KPIT टेक एंड क्यों ना हो, क्योंकि देखिए स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन किया था पिछले 3 से 4 सेशन का, आज एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। म्यूट मार्केट में आप देखिए स्टॉक 3% ऊपर है। सो दैट्स द रीजन व्हाई सम ऑफ दीस स्टॉक्स हैव बीन फिगरिंग ऑन आवर रेडार फेयरली रेगुलरली। तो अगर मुझे कुछ एक स्टॉक पिक करना हो तो बिल्कुल KPIT टेक में मैं नजर रखूंगा। आज जो ब्रेकआउट आया है, ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी हमें इसमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर फ्रेश एंट्री भी लेना चाहें तो 1075 के टारगेट के लिए बाय करें। सेकंड टारगेट आपके लिए 1100 रहेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसको करीब आज का जो लो है, खैर वो तो 1000 के आसपास बना है, बट थोड़ा ऊपर भी अगर आप लेना चाहें तो 1020 के जो लेवल्स हैं इनके आसपास लेके चल सकते हैं। तो KPIT टेक हमारे रेडार पे काफी समय से रहा भी है एंड कंटिन्यूज टू रिमेन सो, एंड स्टॉक का ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड है ही। तो बिल्कुल इसे आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट टेकन। आपने पहले भी बात की, अब 1100 की तरफ बढ़ता हुआ KPIT टेक। अभी थोड़ी देर पहले भी हम हाईलाइट कर रहे थे कि मिड कैप आईटी में चाहे साइंट हो, टाटा एलेक्सी हो, परसिस्टेंट हो और KPIT टेक जैसे स्टॉक्स अच्छी मूव आ रही है। और निफ्टी में भी आप देखिए HCL और टेक महिंद्रा, वहां पर अच्छी मूव है। तो आईटी की तरफ और थोड़ा फार्मा की तरफ क्या टिल्टेड है बाजार? इंस्पेक्ट आप जो प्राइस गेनर के हिसाब से देखें तो कई सारे स्टॉक्स दूसरे भी आपको दिख रहे हैं। EMS कैटेगरी से डिक्सन पर आप नजर डालें, वहां लगातार मूव बनी हुई है। डिक्सन टेक पर अगर कहीं एंट्री पॉइंट ढूंढना हो संतोष, तो कहां पर ढूंढे? डिक्सन की बात करें तो बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया है स्टॉक ने। अभी जो कल जो पुल बैक आया था उसने बस एक ही दिन का पुल बैक दिया और 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली दिखाई। मुझे लगता है अभी शायद कोई मेजर डिप नहीं मिलेगा जो स्टॉक में, मुझे जाके लगता है 4000 पर जाके रुकेगा, मतलब 200 रुपए की अपसाइड और है। वहां से स्टॉक जब वापस करेक्ट होगा तो 3700 के आसपास फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। डिवीज का वर्स्ट आपको लगता है हो चुका है, यहां से लेना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो 5500 के भाव से 2800 का लो बनाया। इस बार रिजल्ट भी ठीक ठाक था, देखिए 26 रुपए ऊपर है, डेज हाई 3500 की तरफ। रवि? बिल्कुल, देखिए वैसे भी फार्मा सेक्टर में मैंने बताया कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। डिवीज लैब को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने में ये 3800 के आसपास के टारगेट दे सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी, अगर स्टॉप लॉस भी देखते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो कंफर्टेबल जोन में दिखाता है। अब ओवरऑल स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है वो 3250 के आसपास का ले करके अगर 3800 के टारगेट मिल रहे हैं तो मुझे लगता है 1:3 का रेशियो बनता है, जो कि अच्छा है। और नंबर्स तो आपने अट्रैक्शन में यहाँ पर देखे ही।
अजय, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड कि अगर टोरेंट फार्मा के लिए अगर बुफा जैसी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके लिए टर्न अराउंड है यूएस और जर्मनी से, तो क्या ये अर्ली इंडिकेशन फॉर एंटायर स्पेस है? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन फार्मा कंपनीज को ना, ये भले ही एक सेक्टर को बिलोंग करती हैं, लेकिन इनको आप क्लब नहीं कर सकते। सबके बिजनेस मॉडल अलग है, बट एक बात कॉमन है, बहुत बड़ी कंपनियों के ना यूएस कॉमन बड़े मार्केट हैं। और मैं आपको बता दूं, लुपिन की कॉन कॉल सुनिए आप, उन्होंने कहा है कि मेरा यूएस मार्केट में हाई डबल डिजिट ग्रोथ की बात की है, सिप्ला ने अच्छी बात की है, और दूसरा इन दोनों बड़ी कंपनियों ने, मैं बहुत सरप्राइज हूँ डीआरएल को क्या हो गया, उसका भी मार्केट है वहां पे, यूएस बड़ा मार्केट है, लेकिन सिप्ला और लुपिन ने खास तौर पे यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव कमेंट्री दी है और मार्जिन के लिए बोला यहाँ से सुधरेंगे। तो लोगों का ये उम्मीद बैठ रही है कि अगर ये दो सेक्टर लीडर बोल रहे हैं कि हमारे मार्जिन सुधरेंगे, तो बाकियों के क्यों पीछे रह जाएंगे? तो ये एक बात बन रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एमसीएक्स ट्रेड होना शुरू हो गया है। टेटी साहब आज का भी लेके आइए चार्ट और 3 महीने का भी लेके आइए। सुमित, एमसीएक्स को देखिए जरा, 1500 की तरह साइलेंटली ये स्टॉक चलता रहा है, अभी कहां जा रहा है? यहां से कहां पे स्टॉप लॉस लगाए, ट्रेल करें क्या? अजय जी, अलॉन्ग विद द 200 मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो स्टॉक ने आज 100 मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1532 एक लेवल हो सकती है, जो एक नेक्स्ट टारगेट या तो फिर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए 1420 के लिए। ओके, तो इंडेक्स पे तो कोई खास रिकवरी नहीं है, आप एक रेंज में ही दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो एक्शन है वो कहीं सारा मिड कैप स्मॉल कैप में ज़रूर दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करते हैं। नौकरी में आज 2% की मूव है। इन्फो एज ये 1-2 दिन से थोड़ा सा बाजिंग है। संतोष, क्या इन्फो एज पे आपकी नज़र होगी? यस, इन्फो एज की बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का इसमें ब्रेकआउट आया था, उसके बाद एक अच्छी तेजी देखी हमने नतीजों के बाद, और कल इसने एक पुलबैक दिखाया, लेकिन वापस मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। तो स्टॉक में मेरे हिसाब से तेजी बनी रहेगी। 4300 एक हर्डल जरूर है, लेकिन 4300 क्रॉस करता है तो 4600 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे अगर डिप भी मिलता है तो 4000 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा, तो बाय ऑन डिप की अप्रोच रखना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। एक और पीएसयू कैपिटल गुड्स कंपनी है BEML, अच्छे नतीजे आए हैं, बहुत अच्छे, स्पेशली मार्जिन इंप्रूवमेंट है। स्टॉक हरे निशान में है, लेकिन 1450 के आसपास ट्रेड हो रहा है। डॉक्टर साहब इसका थोड़ा लंबा चार्ट दिखाएं। BEML में क्या ट्रेड बन रहा है? अपवर्ड मूव तो है, इसका मोमेंटम है, इसके अंदर 20% चला है पिछले 3 महीने में। कुछ आप देख के बताइए। अभी जल्दी ही हमारे मैनेजमेंट जुड़ेंगे BEML के हमारे चैनल पे थोड़ी देर में बात करने के लिए, लेकिन आप बताएं सबसे पहले इसमें ट्रेड कैसा है? तो अजय देखिए, ब्रेकआउट के बाद अब इसमें जो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है विद पॉजिटिव बायस, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। ये वन ऑफ आवर फेवरेट पैटर्न्स है, बिकॉज इसके कंफर्मेशन के बाद जो अपमूव आती है ये बहुत स्ट्रांग आती है। इसका कंफर्मेशन हमें आएगा 1455 के जो लेवल्स हैं इसको क्रॉस करने के बाद, जहां इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो मैं कहूंगा अगर थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 1400 अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। 1465 ये आपका फर्स्ट लेवल होगा, 1500 दूसरा लेवल होगा। तेजी जो है या जो मोमेंटम कहते हैं हमें, ये 1455 के ऊपर ही आते हुए दिखे, बट थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है। ओवरऑल सेटअप जिस तरह से पॉजिटिव है और कंसोलिडेशन चल रहा है, आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि 1500 के लेवल्स भी हम स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं इन द कमिंग डेज। ब्रेकआउट की बात करें तो TD पावर सिस्टम में अभी ब्रेकआउट आया है। ये परसों भी चला था, फिर साइडवेज चला गया। TD पावर सिस्टम्स अभी इसके अंदर ब्रेकआउट आया। डायरेक्टर साहब लेके आइए। TD पावर सिस्टम डेज हाई की तरफ जाता हुआ। संतोष, इसके चार्ट देखिए, पहले भी इसने 200 क्रॉस किया, फिर नीचे आ गया। इस बार क्या ये ऑर्डर प्रॉपर्ली क्रॉस हुआ है? ये सारी पावर स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ। TD पावर की भी बात करें तो बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने पिछले 3 दिनों में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, लेकिन एग्जैक्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे लो बनाया और आज फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसका करीबन 210 रुपए के आसपास का, वो क्रॉस होते हुए नजर आएगा। एक अच्छा स्टॉक है, बाइंग करके रखे। 190 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। चलिए, जैसा कि हमने आपको वादा किया था, BEML के शानदार फोर्थ क्वार्टर आए। अमित बैनर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट, बात करने के लिए कि इन नंबर्स के बाद आगे के आने वाले क्वार्टर्स में क्या रुझान बन सकता है। अमित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। अच्छे नंबर्स हैं आपके इस क्वार्टर में, बट अगर हम देखें रेवेन्यू में थोड़ा सा
दबाव था, हालांकि आपके मार्जिन इंप्रूव हुए, क्या ये डीएमआरसी के ऑर्डर के डिले की वजह से क्या ये टेम्परेरी दबाव देखने को मिला? देखिए हमारा जो पिछले साल का रेवेन्यू जो है थोड़ा नीचे आया है, 7% नीचे आया है। उसका कारण है कि हमारा जो रेल एंड मेट्रो प्रोडक्ट्स है, मुंबई मेट्रो स्पेशली और मेमू, ये दोनों प्रोडक्ट्स में थोड़ा प्रोडक्शन में डिले हुआ इस कारण क्योंकि मुंबई मेट्रो का एक डिपो तैयार नहीं है, इसलिए उन लोग बोला कि कोच अभी नहीं चाहिए। दूसरा चीज जो है, जो मेमू का मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, उसका जो वेरिएशन ऑर्डर हम लोग का 88 नंबर से, वो थोड़ा देर से मिला है और करीब अगस्त का महीने में हम लोग को मिला है। उसके चलते क्या हुआ, कुछ एग्रीगेट्स जो हम लोग को मिलना चाहिए था वो थोड़ा डिले हुआ प्रोक्योरमेंट में। तो इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट्स के चलते हमारा डिप हुआ है थोड़ा रेवेन्यू, लेकिन आगे जाके हमारा पास अभी काफ़ी ऑर्डर है। अभी जो है अभी हमारा ऑर्डर बुक पोजीशन है 9,000 करोड़ और आप लोग को मालूम ही है कि बैंगलोर मेट्रो में हम लोग L1 हैं, तो वो भी करीब 3,100 करोड़ होगा। तो इसके चलते टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन हमारा 12,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। और हमारे इस साल का रेवेन्यू जो है हम लोग प्लान किए करीब 5,000 करोड़ के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम हम लोग 4,500 करोड़ से ऊपर जाएंगे। राइट मिस्टर बैनर्जी, आपने सही कहा, ऑर्डर बुक पोजीशन तो काफी एक्टिव यहाँ पर नजर आई, 118% सालाना आधार पर बढ़त देखने को मिली। लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर देखें, मार्जिन्स 11% से सीधा 20% पर जाते हुए दिखे और सॉफ्टनेस जो कमोडिटी प्राइसेस में देखने को मिली, उन्होंने मार्जिन्स को काफी हद तक बेनिफिट किया। क्या आगे चलकर भी इसी तरह के मार्जिन्स 20% के लेवल्स के आसपास या उससे भी आगे इंटैक्ट रहेंगे? मार्जिन के बारे में अगर देखें तो पिछले साल का मार्जिन जो है वो बढ़ोतरी हुआ, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ मैं बोलूँगा। इसलिए बढ़ोतरी हुआ क्योंकि हमारा जो कुछ प्रोडक्ट मिक्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा प्रॉफिटेबल ज़्यादा था। हम लोग एक्सपोर्ट भी किए हैं कैमरून को, तो इसलिए हमारा थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। और उतना ही बढ़ोतरी हम इस साल भी रखना चाहते हैं। हमारा मार्जिन और थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के काफ़ी उम्मीद है कि हमारा मार्जिन्स जो है वो करीब करीब 20% तक आए। तो हमारा यही उम्मीद रहेगा, कोशिश रहेगा कि हम मार्जिन को बढ़ा के 20% तक करें। ऑलराइट मिस्टर बैनर्जी, अभी आपने हाईलाइट ही किया जैसे बैंगलोर मेट्रो फेज में आप L1 बिडर हैं, तो कितना आउटलुक क्या होना चाहिए ऑर्डर बुक पोजीशन का? हमारा ऑर्डर बुक इस साल जब इस फाइनेंशियल ईयर जब हम लोग शुरू किए थे करीब 8,500 था। फिर अप्रैल का महीने में हम लोग को वंदे भारत का ऑर्डर मिला और वंदे भारत का जो ऑर्डर है वो 675 करोड़ है और कुछ डिफेंस ऑर्डर भी मिला है। वो डिफेंस ऑर्डर भी ट्रैक विथ माइन फ्लो और हमारा स्पेयर्स कुछ डिफेंस का मिला है। एक पर्टिकुलर स्पेयर ऑर्डर करीब 250 करोड़ का है। तो अभी हमारा ऑर्डर बुक लगभग 9,000 करोड़ है आज के दिन में। और बैंगलोर मेट्रो में हम लोग L1 हैं, तो वो बैंगलोर मेट्रो का ऑर्डर जो है वो करीब 3,100 करोड़ है। तो अगले महीने तक हम लोग को उम्मीद है कि ये ऑर्डर हम लोग को मिल जाएगा। जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो अगले महीने मिल जाएगा और उसके बाद हमारा ऑर्डर बुक हो जाएगा करीब 12,000 करोड़। और काफ़ी सारे डिफेंस का ऑर्डर्स हम लोग के पास नेगोशिएशन हो गया है। जैसे कि जो आप लोग को मालूम है, जो आकाश प्राइम प्रोजेक्ट बेल और BDL को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसका जो बेसिक व्हीकल्स है वो आपको बेसिक व्हीकल करीब 2,204 नंबर का बेसिक व्हीकल है। तो वो ऑर्डर भी हमारा पास आएगा, उसका नेगोशिएशंस हो चुका है। ARV का ओवरहॉलिंग जो हम लोग 2 नंबर कर चुके हैं, उसका भी ऑर्डर्स हम लोग और उम्मीद कर रहे हैं, शुरू में 10 फिर। ऑलराइट बैनर्जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे BEML के मैनेजमेंट अपने रिजल्ट्स के बारे में बात करते हुए। लेकिन आप देखिए बाजार में क्या हो रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप, क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप और ट्रिगर वाले स्टॉक्स में तबाह के मुंह आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्त है, फ्लैट कहूँगा मैं, आधे % के फॉल को मैं फॉल नहीं कहता। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स डेज हाई पे है, मिड कैप इंडेक्स भी देखिए आइए डाक्टर साहब,
उसमें भी आपको जबरदस्त बाइंग। तो ये एक एक्टिव मार्केट होता है। ये देखिए डेज हाई पे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव। एक्शन का है आपको बता दूं मैं, एक्शन है यूरेका फोर्ब्स हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं, कल 11% और आज अनदर 7%। ओहो 10% करवा दिया आपने, बताइए। ये हाल है बाजार में, ट्रिगर्स बताने की देर है। देखिए ये बाजार इतना फर्टाइल है इस समय, आप ऐसे ट्रिगर्स बताइए जहां पे लोग ऑलरेडी जानते नहीं है, जानकारी नहीं है, लोग हाथ मारने में चूकते नहीं है। रवि जी आज आपसे सुबह बात हो रही थी राइट, यूरेका फोर्ब्स पे आपने सर्किट लगवा दिया। जी बिल्कुल, आपने अभी जस्ट जिक्र किया था और मैंने कहा था 470 पे चल रहा था, आपने कहा कि क्या टारगेट मिल सकते हैं, 500-520 के टारगेट मिल सकता है। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर टू टारगेट है और जैकपॉट तो अजय जी आपने लगवाया है लोगों का, और मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे आज उनका कोटा पूरा हो गया होगा, तो एक्सपायरी के लिए अब कल बैठेंगे। आज तो मुझे लगता है थैंक यू करके शायद जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आपको कहते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और दिन सुबह अच्छा हो जाए तो फिर एक बार को घूमने भी चले जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 500 का टारगेट अचीव हो रहे हैं, अगर ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे तो काफी अच्छा मुनाफा आपको बनता हुआ नजर आएगा। एक और स्टॉक की बात करनी जहाँ पूरा मौका मिला है। इनफैक्ट जब खुला था बाजार तब सुजलॉन एनर्जी हार्डली 1% तेज था, इस वक्त 7% तेज है और इसे भी हम कितने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। आज सुबह आपके सामने मैनेजमेंट की कमेंट्री की भी बात की, नंबर्स अच्छे की बात की और कई दिनों से इस बात स्टॉक को भी डिस्कस किया जा रहा है। 7% की मूव पिछले 7 दिनों में 25% चल चुका है सुजलॉन। सुजलॉन में एंट्री पॉइंट किन लेवल्स पर आप ढूंढेंगे कुछ? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आई विल टेल यू फॉर अ कपल ऑफ रीजंस। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी ओवर टेरिटरी में चला गया है, तो अगर मुझे एंट्री पॉइंट ढूंढनी है तो मैं डिप्स पे देखूंगा करीब 10 रुपए के आसपास, अगर मुझे फिर से मिल जाए तो। एक और रीजन ये कि 1175 टू 12 के जो जोन्स हैं इसके आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये है और ये थोड़ा सा पर्सनल है कि हमने ये काफी बार ऑब्जर्व किया है कि प्रॉमिस बहुत दिखाता है बट कोई बहुत लंबी सस्टेन्ड मूवीज में आती नहीं है। तो बिल्कुल ट्रेडिंग के लिहाज से लेते चले, अगर प्रॉफिट कहीं मिल रहा हो तो लेके बुक करके आप इसमें एग्जिट कर जाएं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, ये सलाह रहेगी। बट टेक्निकली जैसा मैंने कहा बाय ऑन डिप्स रहेगा, 10 रुपए के आसपास बाय करें, 12 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। चलिए ठीक है, गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर, लेकिन कॉशियस आउटलुक भी है कुछ की तरफ से। फार्मा पर जब बात कर रहे थे रवि का ये कहना था कि फार्मा के बदले हॉस्पिटल सेक्टर, डायग्नोस्टिक जो है पसंद आ रहा है। इस वक्त ये पूरा का पूरा डिफेंसिव बेल्ट जो है वो फोकस में है। टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, सारे के सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट लेबोरेटरी स्टॉक्स जैसे लॉरस लैब में भी हम देख रहे हैं करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। सौमित आपसे जानना चाहेंगे, टोरेंट फार्मा 6-6.5% तक की तेजी दिखा रहा है। जी, जैसा कि अभी भी हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो बिल्कुल हमने पहले भी होल्ड के लिए सलाह दी थी, अभी भी कंटिन्यू रखिए। काफी अच्छा मोमेंटम है, डेली बेसिस पे देखिए आज भी अच्छा खासा गैप अप है। अपसाइड में 1885 कैन बी द नेक्स्ट टारगेट, तो आप होल्ड करके रखिए। आज के डे के स्टॉप लॉस को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इस बीच रियल एस्टेट पैक में कुछ क्या कोई एंट्री पॉइंट, एंट्री अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लगातार दूसरा सेशन है जब रियल एस्टेट सेक्टर में धीमी चाल है। हम देख रहे हैं डीएलएफ का स्टॉक प्राइस आधे से 1% गिर चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ब्रिगेड में भी कमजोरी है, क्या राय होगी यहाँ पर? बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर है दोनों में ही। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज में कहूं तो थोड़ा सा स्लाइट एज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ सेशंस में मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 1 से 2 सेशन में ही हमें बस थोड़ी सी कंसोलिडेशन मिल रही है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर रखें तो यहाँ पे आप 1350 के जो जोन्स हैं इनको स्टॉप लॉस बना के बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपसाइड पे देखें तो 1400 और जो सेकंड टारगेट है 1425, ये जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए एंट्री कर सकते हैं। एक क्विक अपडेट ऑन हरिओम पाइप्स जो हमने सुबह डिस्कस किया था, देखिए पूरा मौका मिला है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को इसमें आज एंट्री करने का, क्योंकि खुला और 600 के करीब तक चला गया था, 604 का लो बनाया है और वहां से जो रिबाउंड दिया है ये वापस 632 के लेवल्स पे आ चुका है। तो आई थिंक एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिला था, सुबह किसी ने डिस्कशन सुन के लिया हो तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू होल्ड ऑन टू दिस विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 625। ऑलराइट, कैपिटल गुड स्पेस में कई सारे स्टॉक्स, आप सुजलॉन की बात कर रहे हैं, किर्लोस्कर ब्रदर्स, यहाँ में हम किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक को डिस्कस कर रहे थे, नंबर्स वहाँ अच्छे हैं, लेकिन किर्लोस्कर ब्रदर्स पे भी अच्छा आज एक्शन है, 4% की मूव है। और इसके अलावा दूसरे कुछ और स्टॉक्स, HEG जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स हो, पावर एंसिलरी हो, एक
अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कुछ और इस स्पेस से कोई काउंटर आपके रडार पर आ रहा है संतोष? स्पेस की बात करें तो थर्मेक्स ने एक हेल्दी करेक्शन के बाद सपोर्ट से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है, तो उस पर नजर रखना चाहिए। स्टॉक एक अच्छा बेस बना रहा है 2240 के आसपास, तो यहाँ से रिबाउंड आता है तो वापस से हमको एक 2450 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। थर्मेक्स पर आपकी नजर रहेगी, ठीक है, ओके। पावर एंसिलरी में कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, कोई और पावर एंसिलरी कुछ जो आपको पसंद आ रहा हो? मेरी नजर भी यहाँ पे कल्पतरू पे ही है, थोड़ा सा स्लगिश है, और अगर मैं देखूं तो 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक कर पाया है, तो मेरे लिए कंडीशनल बाय रहेगा 535 के ऊपर। अगर ये निकलता है तब हम इसमें फ्रेश एंट्री लेंगे। इन दैट केस 550 एंड 565 ये जो दो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। 520 को मैं यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। सो कंडीशनल बाय है, ये 535 के ऊपर निकलता है तब आप इसमें एक फ्रेश एंट्री लें। लेके आइए जरा डायरेक्टर साहब, और फार्मा इंडेक्स के कंपोनेंट्स के फार्मा गेनर्स लुपिन की तरफ मैं जाना चाहूंगा। जी हाँ, लुपिन को भी परसों एक नए ड्रग का अप्रूवल मिला जिसकी वजह से वो चला है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद से अगर आप देखें तो लुपिन में अच्छी चाल आई है। 810 का लेवल इसने क्रॉस किया। एक महीने का चार्ट दिखाइए, ये देखिए, इसमें बड़ा मूव रिजल्ट्स के बाद आया है, और हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट के पास तो लंबे चार्ट्स होंगे। अगर आप इसका 5-7 साल का चार्ट देखें, जो प्राइस डैमेज लुपिन में हुआ है वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन से अच्छे बड़े कंपनी में इतना फार्मा में हुआ होगा। तो ये मल्टी ईयर बॉटम बना के रिकवर करना शुरू कर रहा है। ये देखिए, ये है वापस 17 से, ओहो क्या बात है, डायरेक्टर साहब ने तो कमाल कर दिया। देखिए 2017 से 23 इतने लंबे समय में 30% नीचे है ये स्टॉक। तो एक तो प्राइस डैमेज, दूसरा अपॉर्चुनिटी, वहां से बाजार कहां चला गया। और उसके बाद अगर आप देखिए तो 550 के लेवल से धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। इसका ये जो मल्टी ईयर बॉटम्स बनते हैं इस तरह के संतोष, तो कितना पैसा बनता है उसके बाद? ये ट्रेंड कोई भी इतनी आसानी से चेंज होता नहीं है। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो एक फिर बड़ा हमको मुंह देखने को मिलता है, क्योंकि लुपिन एक बहुत लंबे समय से 2015 के बाद से एक सीवियर डाउन ट्रेंड में था। अब एक आप मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे देखो, एक क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है। तो मुझे लगता है कि फिर से एटलीस्ट इसमें 1400 रुपए तक की, मतलब यहाँ से देखा जाए तो 600 रुपए की अपसाइड और बाकी है। तो स्टॉक यहाँ से लगता है कि 80 to 100% की अपसाइड दिखा सकता है। जो इन्वेस्टर है वो ले सकते हैं। एज ए ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से 750 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा नीचे की ओर। ऊपर में जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो 940 रुपए तक के आ रहे हैं। ओके, तो लुपिन पर ये रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में सुमित, सीडीएसएल के चार्ट्स देखें, आज इस स्टॉक में करीब 4% की तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट 1022 के लेवल्स हैं। एक डिप मार्च की शुरुआत से स्टॉक ने ली थी, 885 के लेवल से चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद एक अपसर्ज और इस वक्त 850 से 1023 तक का सफर पार करता हुआ। में काफी बड़ी गिरावट आई थी दिसंबर 2021 से लेके कंटिन्यू डाउनफॉल में था, और अगर आप देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से एक कंसोलिडेशन फेज था। तो आज का जो बढ़त है उसके लिए वेट कीजिए। क्लोजिंग का मैं यहाँ पे वेट करूंगा। क्लोजिंग अगर आ रही है 1020 के ऊपर तो बिल्कुल एक ये न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो वेट कीजिए। जैसे ही 1020 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें लग रहा है कि इसका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है 1085 के करीबन। एनआरबी पेयरिंग लगभग 12% की तेजी इस वक्त हो गई है, और कुछ दूसरे पीएसयू बैंक्स, छोटे बैंक्स एटलीस्ट थोड़ी सी तो अटेम्प्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जैसे सीयूबी, बैंक ऑफ महाराजा, पर थोड़ा सा बैंक तो आज लगा है। देखिए बैंक में देखिए जेएनके बैंक में क्या हुआ, 3 क्वार्टर से लगातार सॉलिड नंबर्स आए। पिछले क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट था, उसमें एक करेक्शन आया करीब 60 रुपए के आसपास, 60-62 पे। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया। अब वो टाइम बिता चुका है। ये सेकेंड राउंड जेएनके बैंक में शुरू हो रहा है, तो इसको आप नजर रखिए। सॉलिड नंबर्स तो आए थे, आपने देखा होगा। कुछ आपको याद है ये 62 रुपए के आसपास पीक आउट किया, उसके बाद साइडवेज चला गया। ये क्या सेकेंड राउंड में उसको क्रॉस करेगा 62 को? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि कर जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके का पैटर्न पहले भी बना चुका है जहां पे कंसोलिडेशन रहा है एंड देन इट्स गॉन ऑन टू मेक अ न्यूअर हाई, हायर लेवल। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको वेट करना पड़े, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़े, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे आप 64 और 68 के जो लेवल्स हैं ये भी आते हुए देखें। सो फ्रेश एंट्री के लिए मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस जो है ये 53 का लेके चलें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ी मूव्स, एग्जैजरेटेड मूव्स नहीं देता है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं।
ब्रेक लेते हैं। ताहिर बादशाह हमारे साथ जुड़ेंगे इन